जीरो दिखने में एक आम आदमी जैसा है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग जानते हैं। वो एक ऐसे कबीले से है जो पॉइजन मास्टर्स हैं, जिनकी खासियत है बिना कोई निशान छोड़े किसी की हत्या करना। आज उसका काम एक बिजनेस टाइकून की हत्या करना है, जो अजीब शौक रखता है, जैसे कि बॉडी बिल्डर्स के ऊपर बैठना जब वो चेयर प्लैंक्स कर रहे हो, और एक बार में मेरे पिता से ज्यादा सिगरेट पीना। ये मोटा आदमी पूरी तरह से सेल्फिश लगता है, सिर्फ अपने फायदे की परवाह करता है, और सिगरेट बुझाने के लिए ह्यूमन चेयर का इस्तेमाल करता है जब वाइन सर्व हो रही हो। उसके पास एक पर्सनल वाइन टेस्टर भी है जो चेक करता है कि वाइन में कोई पॉइजन तो नहीं है, लेकिन वो कहता है कि वाइन क्वालिटी में बहुत बढ़िया है और पिए जाने लायक है। वाइन सबको सर्व की जाती है। मोटे आदमी ने टॉस्ट किया और बड़ा घूंट लिया, पर तुरंत पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। गला बंद हो जाता है, मुंह से खून आने लगता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। फौरन वाइन टेस्टर को पकड़कर मेज पर पटक दिया जाता है। वो चिल्लाता और रोता है कि उसने पॉइजन के बारे में कुछ नहीं जाना। असल में कल्प्रिट कोई और नहीं बल्कि पॉइजन मास्टर जीरो था, जो वेटर के रूप में छुपा था और बिना किसी की नजर में आए वहां से निकल गया। एक इंसान को मारने के बाद भी जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ये उसके लिए कोई आम दिन हो। पर लौटते वक्त वो एक खूबसूरत औरत को फैंसी कार में बैठे एक आदमी को चूमते देखता है, और देखते देखते एक पोल से टकरा जाता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसकी बहन डिनर टेबल पर उसका इंतजार कर रही है। बिना कुछ बोले वो अपना बचकाना खाना बनाने लगता है। उसकी बहन उससे नौकरी के बारे में सवाल पूछना शुरू करती है कि उसने पॉइजन टेस्टर को कैसे चकमा दिया, क्योंकि वो आदमी काफी माहिर था। जीरो बस कहता है कि उसने रोजाना थोड़ी थोड़ी पॉइजन की मात्रा वाइन टेस्टर के ड्रिंक में मिलाई, जिससे उसकी इम्यूनिटी बन गई। जब उसे यकीन हो गया कि वो डेडली पॉइजन भी झेल सकता है, तभी उसने वॉर किया। इसलिए वाइन टेस्टर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन असली टारगेट खत्म हो गया। उसकी बहन उसकी चालाकी से प्रभावित होती है, पर सक्सेशन का मुद्दा उठाती है। उनकी दादी, जो कबीले की करंट पॉइजन मास्टर हैं, चाहती हैं कि बच्चे इस पद को संभालें, क्योंकि वो बूढ़ी हो रही हैं और ज्यादा दिन नहीं रहेंगी। लेकिन पॉइजन मास्टर बनने के लिए शादी जरूरी है ताकि ये पद उनके बच्चों तक पहुंच सके, और जीरो की बहन अनफॉर्चुनेटली LGHDTV रेनबो कैंडिडेट है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बच्चे नहीं पैदा कर सकती। और जीरो शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो किसी औरत को इस खतरनाक जिंदगी में नहीं घसीटना चाहता। उनकी दादी उसकी शादी के लिए इतनी ऑब्सेस थी कि उसने उसे परिवार की कम शाखा की लड़की से शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, पर जीरो किसी तरह उस झमेले से बच निकला। डिनर खत्म करते हुए उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त बगमास्टर का मैसेज आता है। वो उससे मिलने बाहर जाता है और देखता है कि वो गैज़बो के पास शराब के साथ इंतजार कर रहा है, मास्क में एक टरंटूला छुपाए हुए और चेहरे पर सेंटीपेड जैसा निशान है। दोनों बैठकर शराब पीते हैं और तब बगमास्टर बताता है कि वो जल्द शादी करने वाला है, और जीरो को एक महिला की फोटो दिखाता है। कहता है कि वो उसे जैसा है वैसा स्वीकार करती है, और अब वो किसी ऐसे के साथ जिंदगी बिताएगा जो उससे नफरत नहीं करता। इससे जीरो के दिल में एक नई चाह जगती है कि उसे भी कोई ऐसा चाहिए जो उसे वैसे ही पसंद करे। जीरो उसे बधाई देता है और बगमास्टर स्टाइल में चला जाता है, जैसे उसके जूतों से कीड़े निकलकर उसे आइस पर स्केटिंग करवा रहे हो। जीरो सोचता है कि क्या उसे भी कभी कोई खास मिलेगा, पर फिर तय करता है कि ऐसे ख्यालों में नहीं खोना चाहिए। अगली सुबह उसे एक रेगुलर कॉन्टैक्ट का कॉल आता है, जो एक कंपनी चलाता है और साफ सफाई की सेवाएं बहुत सस्ते दामों पर देता है ताकि आम आदमी भी ले सके। वो अक्सर जीरो को इस्तेमाल करता है क्योंकि जीरो का काम सबसे साफ और प्रोफेशनल होता है। ब्लॉन्ड आदमी उसे एक कमरे में ले जाता है जहां दो औरतें जीरो के करीब आती हैं। ब्लॉन्डी बताता है कि ये महिलाएं उसकी सेक्रेटरी कम असैसिन्स हैं और कुछ और काम भी कर लेती हैं, लेकिन जीरो को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि टारगेट कौन है जिसे खत्म करना है। ब्लॉन्डी कमरे के दूसरे साइड को रोशन करता है और बताता है कि आज का इंसानी कचरा मे नाम की शादी छलिया है। जीरो उसे तुरंत पहचान लेता है, कल वाली वही औरत जो फैंसी कार में आदमी को चूम रही थी, पर इसका असर उसके रवैये पर नहीं पड़ता। ब्लॉन्डी कहता है कि वो उनकी जगह पर काफी परेशानी पैदा कर रही है, इसीलिए वो चाहता है कि जीरो उसे निपटाए। फिर वो चला जाता है और जीरो बिना कुछ बोले मे को अपनी खास पॉइजन की इंजेक्शन लगाता है। वो साफ कहता है कि उसने उसे एक स्ट्रॉन्ग पैरालिथिक एजेंट दिया है जो उसके शरीर में बेहिसाब दर्द पैदा करेगा और वो पूरी तरह से होश में रहेगी। फिर वो आखिरी वार करेगा जो उसकी जान ले लेगा। औरत बोलने की कोशिश करती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है, पर जीरो कोई कमजोर नहीं है और कहता है कि चुप रहो, इससे कुछ नहीं होगा। फिर भी वो बात करती रहती है। कहती है कि वो उसके पहले प्यार जैसी दिखती है और उसने कई लोगों को ठगा है, कई अजीब काम किए हैं जो वो बता नहीं सकती, पर सब अपने बीमार भाई की मदद के लिए था। उसके मुंह से खून आने लगता है, पर वो कहती है कि अगर वो अपने पहले प्यार जैसी दिखने वाले आदमी के सामने मर रही है तो शायद ये इतना बुरा नहीं है। इससे जीरो के दिमाग में शक पैदा होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपराधी और नीच लोगों को मारता है, और सोचने लगता है कि क्या ये महिला सच में अपराधी नहीं है और क्या वो सच में उससे प्यार करती है। उसके कुछ करने से पहले ही उसकी बहन का कॉल आता है।
जो बताती है कि वो घर छोड़कर जा रही है और अपने परिवार के पास वापस जा रही है, क्योंकि उसकी शादी किसी शाखा परिवार में होने वाली है और वो नए वारिस को जन्म देगी। जीरो हैरान होता है और कहता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पर उसकी बहन कहती है कि अगर वो आदमी के साथ नहीं जाएगी और जीरो अकेला रहेगा तो उनका परिवार उसे मजबूर कर देगा कि वो किसी अनजान आदमी से बच्चे पैदा करे ताकि खून की नस्ल बचाई जा सके। इसलिए बेहतर है कि वो अपनी मर्जी से चले, उसे अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना होगा। पर जीरो कहता है कि ऐसा न करे, तो वो गुस्से में पूछती है कि क्या फिर वो शादी कर लेगा। वो कहता है कि रुको, और तुरंत मेई की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वो सच में उससे प्यार करती है, और अगर हाँ तो क्या वो उससे शादी करेगी। मेई हंसने लगती है और कहती है कि वो बस उसे खेल रही थी और उसका वो लॉन्गिंग वाला चेहरा देखना चाहती थी। कहती है कि जो कोई भी उसे कभी भी मार सकता है वो उसके लिए अच्छा साथी नहीं हो सकता। लेकिन जीरो ने मन बना लिया है और अपना दिल खोलकर बताता है। कहता है कि उसने कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गया, इसीलिए उसने कभी किसी से मुलाकात नहीं की, और चाहे वो कितना भी सिग्मा मेल बनने का नाटक करे, असल में वो भी एक आम आदमी है जो किसी ऐसी महिला की चाह रखता है जो उसकी परवाह करे। वो पूछता है कि क्या वो उसे ऐसा कोई ढूंढने में मदद करेगी जिससे वो शादी कर सके, और वादा करता है कि अगर वो मानेगी तो वो और उसका भाई दोनों जिंदा रहेंगे। मे कंफ्यूज्ड और खून से लथपथ है, पर जवाब देने से पहले ब्लॉन्डी अपने गुंडों के साथ कमरे में आता है और जीरो को काम खत्म करने को कहता है, साथ ही उनके पास गोली चलाता है। मे कहती है कि यहीं उनकी कहानी खत्म होती है, पर जीरो कहता है कि वो गलत है और यहीं से उनकी कहानी शुरू होगी। और फिर वो मास्क पहन लेता है। ब्लॉन्डी और गुंडे उस पर गोली चलाते हैं। वो इंजेक्शन लगाता है और तुरंत काले धुएं में गायब हो जाता है, जिससे गुंडे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वे ऊपर देखते हैं तो उसे ऊपर लटकता हुआ पाते हैं, जो पॉइजन के कई वायल फेंकता है जो तुरंत काम करते हैं और गुंडों को दम घुटने और बेहोश कर देते हैं। वो में से कहता है कि ये लोग मरेंगे नहीं, बस इतना सदमा लगे कि फिर वो उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत न करें। फिर वो अपनी बहन से कॉल पर बात करता है और कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहे, क्योंकि वो खुद अपनी शादी ढूंढेगा और परिवार की नस्ल आगे बढ़ाएगा। उसके बाद वो मे को बाहर ले जाता है, जो अभी भी लकवा मार चुकी है, और सोचता है कि उसे कैसे उठाए, क्योंकि उसने कभी किसी औरत को छुआ तक नहीं है। पर मे कहती है कि चिंता मत कर, वो एक्चुअली एक लड़का है। ये सुनकर उसका दिमाग उड़ जाता है, क्योंकि पता चलता है कि मे असल में एक लड़का है जो मेकअप और कपड़ों से अपनी पहचान बदल लेता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को धोखा दे सके। उसी रात मे जीरो का प्रोफाइल सेट करता है, जो इस रेवलेशन से अभी भी शॉक में है कि उसने कुछ घंटे पहले ही एक लड़के को शादी के लिए प्रपोज किया था। अगले दिन से जीरो की पत्नी खोजने की यात्रा शुरू होती है और वे कन्वेंशंस में जाकर महिलाओं से मिलने लगते हैं। मुकाबला कम करने के लिए मे भी कन्वेंशन में शामिल होता है और लगभग हर आदमी को अपने जादू से आकर्षित कर लेता है ताकि जीरो को बाकी असली महिलाओं से बात करने का मौका मिले। मे उसे स्मार्ट ड्रेस और ग्रूमिंग के टिप्स भी देता है। अगली बार कन्वेंशन में जीरो एक महिला के सामने बैठता है, लेकिन इतना नर्वस होता है कि बस अपना नाम और ये बताने में लग जाता है कि वो हर साल करोड़ों कमाता है। मे डर जाता है, पर जीरो कहता है कि महिलाएं ऐसे पुरुषों को पसंद करती हैं जो पैसे वाले हों, इसीलिए ये सबसे जरूरी बात है। मे उसे सलाह देता है कि महिलाओं की आंखों में देखकर मुस्कुराए ताकि उनकी अटेंशन मिले, लेकिन जीरो इतना डरावना चेहरा बनाता है कि शायद महिलाएं उसे सीरियल किलर समझती हों और ये कन्वेंशन पूरी तरह से फेल हो जाता है। पर मैं हार मानने वाला नहीं है और टिंडर पे उसके लिए प्रोफाइल बनाता है और पहली डेट भी सेट करता है, लेकिन डेट भी बुरी तरह फेल हो जाती है क्योंकि जीरो खाने का एक भी निवाला नहीं ले पाता, क्योंकि वो पॉइजन मास्टर है। उसका सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट ये है कि वो कभी भी ऐसा खाना नहीं खाता जो उसने खुद न बनाया हो, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाकर एक निवाला खाया, पर लड़की पहले ही भाग चुकी थी। जीरो पूरी तरह हारा हुआ महसूस करता है क्योंकि उसने आज 30 महिलाओं से मिला, लेकिन एक का भी कॉन्टैक्ट एक्सचेंज नहीं कर पाया। पर मे कहता है कि चिंता मत कर, कल फिर कोशिश करेंगे। लेकिन जीरो जाने से पहले एक कार तेजी से गुजरी और मे को पकड़ ले गई। जीरो ने पीछा किया, लेकिन कार निकल गई। किडनैपर निकला ब्लॉन्डी का छोटा भाई, जो मे से पूछता है कि आखिर क्या हुआ और उसका बड़ा भाई शहर की नौकरी छोड़कर परिवार के क्लीनिंग बिजनेस में क्यों आ गया। मे चुप रहता है तो उसे सीने में एक लीड पैलेट लग जाता है, और जब ड्राइवर सड़क के बीच में खड़े आदमी को देख हैरान होता है तो गुंडा ड्राइवर से उसे रौंदने को कहता है, लेकिन वो आदमी जीरो होता है जो कार से बच जाता है और अपनी जबरदस्त एसिड कॉन्कोशन से कार को आधा कर देता है, जिससे कार नियंत्रण खोकर पुल से नीचे गिर जाती है। जीरो मे को पकड़कर सुरक्षित जगह ले जाता है और मे कहता है कि कल ओशियनिक आर्ट गैलरी में मिलने आना, जो एक क्रूज शिप पर हो रही है। जीरो कहता है ये अचानक है, मे से ज्यादा लड़कियां ढूंढने पर ध्यान दे, लेकिन मे बहुत सीरियस है और कहता है कि जीरो को वहां हर हाल में आना है। अगले दिन जीरो समय पर जहाज पर पहुंचता है और मे फैशनेबल लेट आता है। जीरो का दिल धड़क उठता है जब वो देखता है कि मे कितना अच्छा लग रहा है, भले ही वो जानता है कि मे लड़का है।
मे उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। लेकिन जीरो घबराकर उसका हाथ थप्पड़ मार देता है और कहता है कि छूने से पहले कंसेंट चाहिए। फिर भी वे अंदर आर्ट गैलरी में जाते हैं और जीरो हैरान हो जाता है क्योंकि ये जगह डेट के लिए एकदम परफेक्ट है, जहां कई कपल्स हैं। जीरो मे से पूछता है कि वे यहां क्यों आए हैं। मे बताता है कि आज रिहर्सल डेट है ताकि जीरो भविष्य में गलती ना करे। जीरो ये सुनकर शॉक हो जाता है और मे कहता है कि अगर किसी चमत्कार से उसे लड़की का नंबर मिल भी जाए तो भी वो असफल होगा क्योंकि उसे महिलाओं से बात करना नहीं आता। सबसे पहले वे एक बेकार कुत्ते की पेंटिंग देखते हैं जो शायद किसी नींद से भरे 2 साल के बच्चे ने बनाई हो, लेकिन मे उसे मास्टरपीस बताता है और जीरो से भी कुछ कहने को कहता है, पर वो सोच भी नहीं पाता। फिर वे एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखते हैं। मे नीले रंग की तारीफ करता है और जीरो मजबूती से कहता है कि ये आसमान जैसा नीला है। मे कहता है कि उसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए और फिर वे एक महिला की पेंटिंग देखते हैं जिसके कानों में बैंगन के झुमके हैं। मे कहता है कि वो महिला बहुत खूबसूरत है और जीरो मुंबल करता है कि मे उससे भी ज्यादा सुंदर है। मे कहता है कि ये लाइन बहुत चीजी थी और भाग जाता है। फिर चैट जीपीटी से बेहतर पिकअप लाइंस मांगता है। तभी मे आराम से पास आकर कहता है कि उसे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अच्छी डेट वो होती है जिसमें दोनों लोग मजे करते हैं। जीरो कहता है कि उसके लिए मजे करना मुश्किल है, पर मे कहता है कि उसे कोशिश करनी होगी। फिर वे गैलरी में अगले आइटम पर जाते हैं जो दुनिया का सबसे पुराना DIY कैंडी पैकेट है, जिसे देखकर जीरो पागल हो जाता है। वो बताता है कि इसकी कीमत 30 मिलियन येन है, लेकिन वो खुशी खुशी 100 मिलियन भी देने को तैयार है। मे समझ नहीं पाता कि कैंडी में क्या खास है और चला जाता है, पर खुश होता है कि जीरो मजे कर रहा है। फिर जीरो को देखता है जो सिर हिलाकर एक और पेंटिंग देख रहा है। जीरो बताता है कि ये पेंटिंग इस एंगल से ज्यादा कूल लगती है और मे भी इसे ट्राई करता है। फिर मे जीरो को घुमाता रहता है जबकि जीरो उसकी चार्म क्वालिटीज में ज्यादा क्यूरियस होता है। मे उसके सवाल का जवाब देने के बजाय पूछता है कि वो एक मिडिल एज्ड आदमी के बारे में क्या सोचता है जो बेघर जैसा दिखता है और शायद नशे में दिखता है। जीरो के पास उस आदमी के बारे में कोई राय नहीं होती। तभी उसकी खूबसूरत पत्नी आती है और एकदम से कई लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत फेमस पेंटर है। मे कहता है कि भले वो पेंटर थोड़ा क्रेजी हो, उसके फैंस उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो टैलेंटेड है। और फिर एक बेसबॉल प्लेयर की भी बात करता है जो हमेशा क्लच में आता है, एक डॉक्टर जो जिंदगी बचाता है, या एक म्यूजिशियन जो अपने गानों से लोगों को महसूस कराता है। मैं कहता है कि ये सब टैलेंटेड लोग हैं और यही उनकी चार्म है। जीरो कहता है कि सन कि ये सब कूल है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। मे कहता है कि वो गलत है क्योंकि जीरो एक बहुत टैलेंटेड असैसिन है जिसने अपनी जान बचाने के लिए कई गुंडों को एक साथ हरा दिया। मे बताता है कि अगर जीरो अपनी चार्म से लड़कियों को इंप्रेस करना चाहता है तो उसे डेटिंग एप्स और मीटअप्स पर वक्त बर्बाद करना छोड़कर अपनी नौकरी बदलनी चाहिए। वो धीरे से जीरो के कान में कहता है कि उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए और ये सुनकर असैसिन का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है। मे कहता है कि उसे एलीट बॉडीगार्ड जैसी नौकरी करनी चाहिए क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में वो सिर्फ एक इंसान होता है, वो लड़कियों को उनकी जान बचाकर इंप्रेस कर सकता है। जीरो कहता है कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो पॉइजन मास्टर और असैसिन है। लेकिन मे याद दिलाता है कि किसी ने नहीं कहा कि वो लोगों की मदद नहीं कर सकता। वो कहता है कि लड़कियों को बचाना और उन्हें इंप्रेस करना तो बस शुरुआत है, उसके बाद उन्हें जीतने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। बाद में जीरो और मे साथ में डिनर करते हैं और मे घोषणा करता है कि ये शुरुआत है ऑपरेशन व्हाइट नाइट की, जिसमें जीरो अपनी जान बचाकर लड़कियों को इंप्रेस करेगा। जीरो पहले उस क्लीचे नाम पर क्रिंज करता है और फिर मे से पूछता है कि वो कैसे ऐसी जॉब्स ढूंढेगा जहां उसे लोगों को बचाना पड़े। मे पहले मांस का एक टुकड़ा मुंह में डालता है और फिर जीरो को डार्क नैव नाम की एक ऐप के बारे में बताता है जो फाइवर या अपवर्क जैसी है, लेकिन क्रिमिनल्स के लिए। वो कहता है कि इस ऐप में हर तरह के शेडी जॉब्स मिलेंगे और कुछ जॉब्स में लोगों को बचाने की भी जरूरत होगी। जीरो ऐप के बारे में सुनकर हैरान होता है क्योंकि अब तक उसके सारे काम एक ब्रोकर के जरिए आते थे, पर अभी उसे कोई अच्छा काम नहीं मिलता। और वो मे से कहता है कि ये काम नहीं कर रहा। अचानक उसे एक ऐसा काम दिखता है जो वो कर सकता है और मे से राय मांगता है। फिर एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक अपराधी ने एक लड़की क्योको को पकड़ रखा है और उसके दोस्तों से सारे आर्टवर्क्स मांगे हैं, जिसके बाद मे कहता है, मुझे माफ करना, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। जीरो उन लोगों से मिलता है जिन्होंने ये काम पोस्ट किया था और पता चलता है कि क्योको असल में एक आर्ट थीफ है, लेकिन वो आर्टवर्क्स व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं चुराती बल्कि उन्हें उनके असली मालिकों को लौटाती है। उसकी टीम उसे हर कीमत पर बचाना चाहती है, लेकिन उनके पास ताकत और स्किल नहीं है, इसलिए उन्होंने डेस्परेशन में ये रिक्वेस्ट डार्क नैव पर डाली है। जीरो उनकी बात सुनकर चुप हो जाता है और लोग सोचते हैं कि शायद वो ये काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि फीस कम है। वे सोचते हैं कि अपनी अंग बेचें या माता पिता की बचत चोरी करें ताकि अपनी लीडर को बचा सकें।
और मेई समझता है कि कोई स्किल्ड असैसिन इस काम में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। मेई सोचता है कि ये जीरो की लड़की को इम्प्रेस करने का मौका है और क्योको के साथियों को बताता है कि उसका दोस्त पॉइजन मास्टर है। वे सुनकर डर जाते हैं क्योंकि जीरो के बारे में सिर्फ अफवाहें सुनी थी और सोचते हैं कि उसकी फीस का पहला इंस्टॉलमेंट भरने के लिए उन्हें अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ेगी। लेकिन वे अपनी लीडर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तभी जीरो हाथ उठाता है और एक सवाल करता है जिससे सब उसके डर से कांप जाते हैं। लेकिन जीरो बस जानना चाहता है कि क्या क्योको को चश्मा पहनने वाले पुरुषों से कोई दिक्कत है। इसी समय जो क्योको को पकड़ता है वो जहाज का कप्तान है जिसने पेंटिंग्स चुराई, खरीदी और लूट कर अपनी कलेक्शन बनाई है। वो पेंटिंग को अजीब तरीके से चाटता है जैसे किसी ने उस पर केचप फेंका हो और फिर क्योको से कहता है कि वो उसके लिए काम करे क्योंकि वो पेंटिंग चुराने में माहिर है। क्योको ने जो पेंटिंग चुराई थी उसकी कहानी याद करते हुए उस पेंटिंग में मॉडल एक प्रसिद्ध कलाकार की बेटी थी और वो पेंटिंग उसके पति के पास थी जिसे कप्तान ने मारपीट करके छीन लिया था। वो आदमी क्योको से कहता है कि वो पेंटिंग वापस लाए क्योंकि वो उनके लिए बहुत खास है। क्योको कप्तान को बताती है कि उसने उस लड़की से वादा किया था कि वो उसकी मां की पेंटिंग वापस लाएगी और ये सुनकर कप्तान अपने हायर किए गए असैसिन को उसे तोड़ने का आदेश देता है। इस बीच जीरो और मेई क्योको को ट्रैक करते हुए जहाज पर लौटते हैं और मेई खुश नहीं है कि जीरो ने अपनी असली मंशा लड़की को बचाने से पहले ही बता दी। मेई कहता है कि कोई बात नहीं। वे क्योको पर लगे जीपीएस ट्रैकर को फॉलो करते हैं लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ते हैं 2 मोटे गार्ड गन्स लेकर उन पर निशाना साधते हैं। जीरो तुरंत आगे कूदता है और एक स्प्लिट किक से दोनों हम्टी और डम्टी को बाहर कर देता है। लेकिन मेई का कॉन्फिडेंस अब खत्म हो चुका है। वो घर लौटना चाहता है पर जीरो कहता है कि उसे लड़की से बात करने में मदद चाहिए। वे ट्रैकर को फॉलो करते हैं और जीरो बताता है कि वो क्योको से डेट पर जाने के लिए कहने वाला है ताकि उससे शादी कर सके। मेई उस आइडिया को तुरंत मना कर देता है क्योंकि इससे उसे रिजेक्ट किया जाएगा और कहता है कि उसे एंड गोल से ज्यादा प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। तभी कई गार्ड उन्हें रोकने कहते हैं लेकिन जीरो बिना मुश्किल के उन्हें सबको बेहोश कर देता है और मेई उसे समझाता है कि क्योंकि डर जाएगी और अकेली होगी और जब वो उसे देखे तो कार में हो और कार रास्ते से बाहर हो तो उसे बताना चाहिए कि वो उसे बचाने आया, शादी के बारे में नहीं। इस बीच जहाज का कप्तान क्योको पर बंदूक तानता है और वो हंसती है, कहती है कि उसे मौत से डर नहीं लगता। लेकिन कप्तान अगली बार बंदूक पेंटिंग पर तानता है जिससे क्योको घबरा जाती है क्योंकि वो लड़की की मां से किया गया वादा अपनी जान से ज्यादा मानती है और वो कप्तान के लिए काम करने और उसकी साइड किक बनने को तैयार हो जाती है। और जैसे ही कप्तान अपनी जीत का मजा लेने लगता है उसका हाथ पिघलकर जमीन पर गिरता है, रंग बिरंगे तरल पदार्थ छोड़ता है जो इंसानी शरीर से नहीं निकलने चाहिए थे। वो घबरा जाता है और सोचता है कि किसने उस पर हमला किया। तभी पेंटिंग में वाली महिला की आत्मा बाहर आती है और उसे हेलफायर से जलाती है, या कम से कम वो जीरो के पॉइजन के प्रभाव में ऐसा ही महसूस कर रहा होता है। जीरो ने कमरे की धातु की दीवार में छेद कर लिया है और वो क्योको के पास जाकर अपना परिचय देता है। कहता है कि अब वो सुरक्षित है क्योंकि वो यहाँ है और क्योको की पहली प्रतिक्रिया होती है कि वो एक मास्टर को अफोर्ड नहीं कर सकती। जीरो तुरंत मेई की तरफ मुड़ता है क्योंकि उसे पता नहीं कि इस स्थिति में क्या करना है और मेई आगे आता है। सबसे पहले वो क्योको के पैरों के बंधन खोलने की कोशिश करता है कि तभी डाइविंग सूट में आदमी लड़की को पकड़कर पीछे कूद जाता है। जहाज का कप्तान भी होश में आता है और पानी के मास्टर से कहता है कि घुसपैठियों को मार डालो, मार्क। जीरो बिना समय गवाए अपना मास्क पहनता है और खुद को अपने बनाए सुपर सोल्जर सीरम से इंजेक्ट करता है। जैसे ही दवा असर करने लगती है वो पानी के मास्टर पर हमला करने दौड़ पड़ता है। वो पानी में वार करता है लेकिन सिर्फ पानी ही लगता है और पता चलता है कि वाटर मास्टर काफी दूर है। खुशी की बात है कि उसने क्योको को अकेला छोड़ दिया है और जीरो तुरंत उसे मेई की तरफ फेंक देता है और कहता है कि उसे सुरक्षित जगह ले जाए। मेई क्योको को पकड़ते हुए गिर पड़ता है और जीरो से कहता है कि लड़कियों के साथ थोड़ा नरम होना चाहिए। जीरो जवाब देता है कि पहले क्योको की जान बचानी है, नरमी की सारी बातें बाद में सुनेंगे। अचानक वाटर मास्टर अपने हाथ में पानी भरकर उसे बड़ा करता है और पूरी ताकत से जीरो पर हमला करता है जिससे फर्श में छेद हो जाता है। जीरो उस हमले से गंभीर रूप से घायल हो जाता है पर उसकी हथियारें पहले से ही तैयार हैं। अगर लड़ाई लंबी चले, वाटर मास्टर उसकी तरफ दौड़ता है और मेई घबरा जाता है कि यह खूनी लड़ाई बन जाएगी। लेकिन अचानक वाटर मास्टर रुक जाता है और जीरो को एक कार्ड दिखाता है। वो खुद को ओशियो बताती है और कहती है कि यह मामला लड़ाई के बजाय किसी और तरीके से सुलझाना चाहिए। वो कहती है कि 2 मास्टर्स की लड़ाई से आसपास भारी तबाही होगी और जो फीस मिली है वो नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी। फिर वो अचानक पानी को मोड़ते हुए लड़ाई के लिए एक और विकल्प सुझाती है। ओशियो बताती है कि वो जीरो को 10 गुना भुगतान करेगी जो उसके क्लाइंट ने दिया है ताकि वो पीछे हट जाए और वो क्योको को पकड़ सके। वो कहती है कि ये बिजनेस है इसीलिए वो इतना ऑफर कर रही है। वो मानती है कि कोई भी मास्टर पैसे को अपने नियोक्ताओं के भरोसे से ज्यादा महत्व देता है
और अपने बिजनेस मॉडल पर शार्क टैंक की तरह बात करती रहती है, जिससे मेई पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। अचानक मेई के पास सुपर सोल्जर सीरम वाली सुई गिरती है और वो देखता है कि उसमें थोड़ी दवा अभी भी बाकी है। वो आपातकाल के लिए इसे लेने का फैसला करता है, लेकिन जीरो इसे देख लेता है और चिल्लाता है कि सुई को छूना मत। उशियो समझ आती है कि ये सुपर सोल्जर सीरम खतरनाक जहर है और इसका असर इसलिए होता है क्योंकि जीरो एक ऐसा मास्टर है जिसके मॉडिफाइड ब्लड लाइन की वजह से वो बाकी इंसानों से अलग है। वो ये समझती है क्योंकि जीरो पॉइजन मास्टर है, वो जहर खाकर कमजोर होने की बजाय मजबूत हो जाता है। उशियो अपने वाटर बेंडिंग कौशल दिखाते हुए कहती है कि मॉडिफाइड ब्लड लाइन सच में कमाल के होते हैं। जीरो जवाब देता है कि उसका ब्लड लाइन एक श्राप है, क्योंकि अगर वो अपने दुश्मन को खत्म नहीं करता तो जहर उसके शरीर को पूरी तरह से खत्म कर देगा। उशियो इसे पूरी तरह नहीं समझ पाती और जीरो कहता है कि उसकी वाटर बेंडिंग भी शायद उसके मॉडिफाइड ब्लड लाइन की वजह से है। उशियो कहती है कि वो पानी को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकती है और उसका डाइविंग सूट किसी भी हमले को रोक सकता है। फिर वो जीरो से पूछती है कि क्या वो इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार है, लेकिन जीरो के चेहरे से साफ पता चलता है कि वो मना कर रहा है। उशियो अचानक गायब हो जाती है और अंधेरे से हमला करती है, पर जीरो उस हमले को पढ़कर उसे पंच मार देता है, लेकिन वो सिर्फ पानी को मारता है और उशियो उससे एक हाई प्रेशर वाटर बुलेट फेंकती है, जिसे वो मुश्किल से बचाता है। उसे समझ आता है कि अगर एक भी गोली लग जाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, पर उशियो उसे अभी जाने नहीं देना चाहती। वो कहती है कि पॉइजन फैमिली इंडस्ट्री की टॉप 5 फैमिली में से एक है और उसे अपने नेटवर्थ बढ़ाने के लिए बेहतर फैसले लेने चाहिए, न कि किसी लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए। उशियो पानी की गोलियां बेतरतीब फेंकती है और जीरो सब बचाता है। उशियो उससे पूछती है कि क्या क्योको उसका क्लाइंट है या वो उससे रोमांटिक रिलेशनशिप में है, लेकिन जीरो बस उसके हमले बचाता रहता है और फिर एक छोटी ब्लेड फेंकता है जो उसके ग्लव्स को काट देता है। वो कहती है कि इस लेवल का हमला कुछ नहीं करेगा, लेकिन अचानक उसका ग्लव फट जाता है। इससे पहले कि वो समझ पाती, जीरो उसके हेलमेट पर पंच मारता है। फिर वो उसे एक जोरदार किक से खत्म करने की कोशिश करता है। उशियो बच निकलती है और पानी के जेट से खुद को दूर ले जाती है, लेकिन जीरो पीछा करता है और एक और जोरदार पंच से उसका हेलमेट तोड़ देता है। फिर वो वाटर मास्टर से कहता है कि क्योको उसके लिए अभी सिर्फ एक अनजान लड़की है, पर एक दिन वो उसके लिए बहुत मायने रख सकती है। वो कहता है कि जो कुछ वो कह रहा है शायद उशियो को बकवास लगे, लेकिन वो एक सामान्य प्यार भरे परिवार को सफल बिजनेस से ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि वो हमेशा अकेला रहा है। जीरो याद करता है कि उसका प्यार भरा परिवार देखने का एकमात्र तरीका बड़ा स्क्रीन था, जहां वो ट्रेनिंग करता था। वहीं उसने सीखा कि दूसरे लोग अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं, लड़के लड़कियां दोस्त बनते हैं, पर यह सब उसे बस अपने अगले टारगेट्स को जानने के लिए करना था। ये सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो नहीं थे, बल्कि लाइव स्ट्रीम थे, जहां लोग अपनी जिंदगी बिना किसी शक के जादुई आईनों से देखे जा रहे थे, जो पॉइजन फैमिली के थे। उसका इंस्ट्रक्टर इन्हें ह्यूमन जो कहता था और बताता था कि ये लोग दुनिया की हकीकत से अनजान हैं और बस अपने भाग्य के अनुसार जी रहे हैं। जीरो को सिखाया गया था कि पॉइजन क्लैन के वारिस के तौर पर उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन बेखबर लोगों की किस्मत को नियंत्रित करे, जबकि वो पूरी तरह से अकेला था और परिवार की खुशी कभी नहीं देख पाया। अब वो जोशियो से कहता है कि परिवार के साथ डिनर जैसी चीजें जो वो बेकार कहती हैं, वो उसके लिए सब कुछ हैं और वो उन्हें पाने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन उशियो उसकी बातों से प्रभावित नहीं होती और कहती है कि पॉइजन फैमिली के भविष्य के नेता के तौर पर उसकी ये सोच उन्हें कभी बिजनेस में सफल नहीं होने देगी। फिर वो अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए अपने पैरों के नीचे पानी को टॉर्नेडो में बदलती है और खुद को ऊपर उठाती है, साथ ही कई पानी के टेंटिकल्स बनाकर हमला करती है। जीरो मुश्किल से उन हमलों से बचता है, लेकिन फिर उशियो अपना निशाना बदलती है ताकि उसे और मुश्किल में डाला जा सके। वो एक पानी का टेंटेकल मेई की तरफ फेंकती है, जो क्योको की रक्षा करता है, लेकिन उस हमले से घायल हो जाता है। जीरो घबराता है जब वो मेई को दर्द में चिल्लाते देखता है और उशियो हंसती है। वो कहती है कि वो उसके दोस्तों को चोट पहुंचाने के लिए मुआवजा देगी। इस बीच क्योको जिंदा है और मेई से पूछती है कि वे उसके लिए ये सब क्यों कर रहे हैं, तो मेई कहता है कि ये उनकी मिशन है उसे बचाने की, और ये जीरो के लिए सिर्फ मिशन से कहीं ज्यादा है, जो उशियो के बेरहम हमलों से बचता रहता है। मेई क्योको से कहता है कि वो उन्हें अकेला छोड़कर भाग जाए क्योंकि उसकी सुरक्षा सबसे जरूरी है, लेकिन क्योको नहीं चाहती कि वो सिर्फ देखती रहे और मेई से पूछती है कि वो कैसे मदद कर सकती है। मेई अचानक उस सुपर सोल्जर सीरम पर नजर डालता है जो जीरो को ताकत देता है। अभी वो उशियो के हमलों से पूरी तरह थका हुआ है, क्योंकि उसने पहले अपने सारे पॉइजन नीडल्स खो दिए थे जब उशियो ने उसे फर्श में गिराया था। वो जानता है कि अभी वो उशियो को पकड़ने के लिए तेज नहीं है। उसे याद आता है कि उसके शिक्षक ने उसे कहा था कि 5 बिलियन येन से कम के लिए कभी किसी मास्टर से मत लड़ो, और वो भी तब जब उसकी जीत पक्की हो। शिक्षक ने बताया था कि कोई भी उसकी मॉडिफाइड ब्लड लाइन की ताकत देखकर जिंदा नहीं रहना चाहिए, और जो भी देखे
उसे मार देना चाहिए ताकि पॉइजन फैमिली की विरासत बची रहे। जीरो उन यादों को भुलाने की कोशिश करता है और हमले से बचता है कि अचानक क्योको उस पर कूदती है और उसकी सांस रोक देती है। जीरो पूछता है कि वो उसके ऊपर क्या कर रही है, जबकि उसे भागना चाहिए। क्योको कहती है कि बचाने वाली लड़की बनना उसकी स्टाइल नहीं है, इसीलिए वो उसकी लड़ाई जीतने में मदद करेगी। वो उसे वो पॉइजन सिरिंज दिखाती है जिसकी उसे जरूरत है और जीरो उसकी जहर से घायल हाथ देखकर हैरान रह जाता है। क्योको सीरम देने से पहले उशियो अपने पानी के टेंटिकल से उसे पकड़ लेती है और उसकी मास्टर की मदद करने की मूर्खता पर हंसती है। वो जीरो से पूछती है कि किसी बेवकूफ के लिए अपनी जान जोखिम में डालना कैसा लगता है, पर जीरो उठता है और मेई का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे किसी और लड़की के बजाय क्योको के साथ जोड़ा। उशियो सुई देखकर घबराती है और तुरंत उसे छोड़ने का आदेश देती है, वरना वो क्योको के फेफड़ों में पानी भर देगी। जीरो उसकी बात मानकर सुई फेंक देता है, लेकिन उशियो के लिए यह चौंकाने वाला होता है। सुई खाली है और सुई का नीडल गायब है। जीरो बिजली की तरह तेजी से उशियो की तरफ दौड़ता है और अगली ही पल वो उसके पीछे होता है। वो नीडल उशियो की गर्दन पर लगाता है और उशियो घबराती है क्योंकि अब उसकी पानी को नियंत्रित करने की ताकत चली जाती है। उसका डाइविंग सूट फट जाता है और उसमें जमा सारा पानी बाहर निकल जाता है और इस बीच जीरो स्टाइलिश तरीके से क्योको को बचा लेता है। वो उशियो से कहता है कि वो अपने काम में काफी अच्छी है, तो अगली बार जब उसका टॉयलेट बंद हो तो उसे पता है किसे कॉल करना है। लेकिन फिर उसे डर लगता है कि उसका हाथ कहीं ऐसा जगह तो नहीं है जहां उसे परेशान किया जा सकता है और वो तुरंत मेई से सलाह मांगता है। इसी बीच उशियो को ऐसा लगता है कि उसका पूरा शरीर जल रहा है, लेकिन फिर जीरो उसका हाथ पकड़ता है और वो बिल्कुल ठीक महसूस करती है। वो उसके चेहरे के निशान देखता है और समझ जाता है कि उशियो क्लीन एयर से एलर्जी है और शायद उसे दक्षिण पूर्व एशिया के किसी देश में जाना चाहिए। उसे ये भी पता चलता है कि वो हमेशा पानी में रहती है ताकि उसकी त्वचा हवा से ना मिले, क्योंकि उसने ये पॉइजन मास्टर्स लाइब्रेरी में पढ़ा था। जीरो उशियो से कहता है कि उसने उसकी एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए एक खास क्रीम बनाई है जिससे वो हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि क्या वो उसे दया दिखा रहा है, लेकिन जीरो कहता है कि वो बस अपनी ताकत दिखा रहा है कि उसने उसे हराया और फिर उसकी बीमारी ठीक की। क्योंकि एक बिजनेस वुमन जैसे वो जानती है कि आगे से उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद क्योको पेंटिंग जब्त कर लेती है और जीरो और मेई जहाज के कप्तान का सामना करते हैं। वो घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है। जीरो का डेल्यूजन पॉइजन अभी भी असर में है और वो मेई को पेंटिंग वाली महिला समझता है। अपने पैरों को चाटते हुए वादा करता है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। मेई उससे कहता है कि कला को कानूनी तरीके से हासिल करने पर ध्यान दे और जीरो भी उसे माफ करने का फैसला करता है। ये सब उशियो के लिए विश्वास करना मुश्किल है, जो मानती है कि मास्टर्स को अपने राज जानने वालों को मार देना चाहिए। लेकिन जीरो कहता है कि उसे मारने की परवाह नहीं है, बस कप्तान अच्छा जीवन जीता रहे, इतना काफी है। कायोको भी पेंटिंग पैक कर लेती है और कहती है कि अब कोई उसे फिर कभी पकड़ नहीं पाएगा। वो जीरो और मेई का धन्यवाद करती है और उन्हें घर छोड़ने की पेशकश करती है, जिसे बाद में वे दोनों पछताते हैं क्योंकि उन्हें क्योको के शार्क पर पकड़कर पानी में घसीटा जाता है। उसके बाद क्योको पेंटिंग उसके असली मालिकों को लौटा देती है और सब इस बात से बहुत खुश होते हैं। जीरो और मेई क्योको के छुपने वाले जगह पर होते हैं जहां सब भावुक हैं और जीरो एक कोने में कैंडी मिलाता रहता है। मेई उससे कहती है कि लड़की उसे धन्यवाद कहना चाहती है, लेकिन वह घबराता है क्योंकि उसे शुक्रिया सुनने की आदत नहीं है। मेई उसे बड़े स्क्रीन के सामने धकेलती है और लड़की अपनी मां को बचाने के लिए धन्यवाद करती है। क्योको कहती है कि जब उसने सुना था कि जीरो मास्टर है तो उसे लगा था कि वह बहुत कठोर होगा, लेकिन वह एक अपवाद साबित हुआ। जीरो पहले से ही हैरान है। फिर मेई भी उसे धन्यवाद देती है क्योंकि उसके भाई का जीवन रक्षक ऑन ऑपरेशन हुआ जिसे जीरो ने फंड किया था। वह कहती है कि उसकी वजह से इतने लोग खुश हैं और वह एक शानदार इंसान है। जीरो ये सुनकर भावुक हो जाता है और अपने जज्बात निकालने के लिए टॉयलेट साफ करने का फैसला करता है, लेकिन क्योको उसे रोकती है और उसका भुगतान पूछती है क्योंकि वह उसे वह देने में सक्षम नहीं है। वो पूछती है कि क्या वह कुछ और देकर भुगतान कर सकती है और जीरो का दिमाग घूम जाता है। सोचता है कि उसे शादी के लिए प्रपोज करे और उसका बच्चा हो। खुशकिस्मती से मेई बीच में आ जाती है और सुझाव देती है कि तीनों पार्टी पर चलें, लेकिन पार्टी के दिन जीरो और क्योको अकेले होते हैं और वह घबराता है। सोचता है मैं इतना समय क्यों ले रही है, मैं पास ही छुपी हुई है, उन्हें देख रही है ताकि जीरो की पहली डेट परफेक्ट हो। मेई उसे मैसेज करती है कि वह अब भी दूसरी डेट पर है और शुभकामनाएं देती है, जिससे जीरो और भी घबरा जाता है। क्योको जल्दी ही उसे अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाती है, जो एक शार्क थीम वाला बार है, जो जीरो को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वहां के सब लोग शार्क्स के दीवाने हैं और वह सोचता है कि क्या वह उनके बीच फिट हो पाएगा, चाहे वह कितना भी कोशिश करे। मेई भी बार में है और उन पर नजर रख रही है, जबकि जीरो और क्योको बैठकर बात करते हैं। जीरो लगभग मेई को देख ही लेता है, जो छुपी हुई है और उन्हें देखती रहती है।
मेई देखती है कि जीरो बोल नहीं पा रहा और सोचती है कि जब उसके पास कहने को कुछ ना हो तो उसे अपनी डेट के कपड़े या गहनों की तारीफ करनी चाहिए। मेई क्योको के गहनों में कई अच्छी बातें देखती है और आखिरकार जीरो भी उन्हें नोटिस करता है। वह क्योको के नेकलेस के बारे में बात करता है, कहता है कि यह बहुत पुराना लग रहा है, क्या यह उसकी दादी की यादगार है। मेई उसकी कोशिश सुनकर हैरान होती है, लेकिन सोचती है कि यह ठीक ठाक है, जब तक कि क्योको जवाब देती है कि उसने यह एक डिह्यूमिडिफायर के साथ मुफ्त में पाया था। मेई जीरो को संकेत देती है कि इस डील के बारे में और बात करे क्योंकि यह दिलचस्प है, लेकिन वह लड़की पर ध्यान नहीं दे पाता। वह बार बार मेई की तरफ देखता है ताकि कोई संकेत मिले, जो सोचती है कि जीरो ने कायोको को बचाने के लिए जो मेहनत की वो सब बेकार हो जाएगी। सौभाग्य से कायोको सहज है और जानती है कि अपनी डेट खराब हो तो भी कैसे मजे करना है। वह जीरो से पूछती है कि क्या वह उसका खाना खा सकती है, क्योंकि वह खुद नहीं खा रहा, और वह खुशी खुशी उसे देता है। वह धन्यवाद करती है क्योंकि उसे वह डिश बहुत पसंद है, जिससे जीरो और भी घबरा जाता है। मेई को हस्तक्षेप करना पड़ता है। वह तुरंत बड़े मॉनिटर के पास जाती है जहां विभिन्न शार्क्स दिखाए जा रहे हैं और एक लड़का अपनी डेट को प्रभावित करने के लिए शार्क्स के बारे में सब बता रहा है। मेई स्क्रीन पर एक पागल सपोर्ट शार्क सेट करती है जो जीरो से कहती है कि वह क्योको को अपनी बचपन की कहानी सुनाएगा, लेकिन तभी मैनेजर आता है और मेई को बताता है कि ग्राहक मॉनिटर को छू नहीं सकते, लेकिन मेई अपनी बातों से उसे मनाकर बिना किसी रोक टोक के काम करवा लेती है। जीरो इस संकेत को समझता है और क्योको को बताना शुरू करता है कि वह दूसरों द्वारा बनाए गए खाने को नहीं खा सकता, यह उसकी आदत बन गई है। वह कहता है कि उसने कभी कुछ नहीं किया सिवाय पॉइजन मास्टर के तौर पर ट्रेनिंग के। वह अपना खाना खुद बनाता था और अकेले खाता था, बस इतना ही जरूरी था कि खाना जहरीला ना हो। क्योको को उसकी बातों पर दया आने लगती है। वह जवाब देती है कि वह उसकी पीड़ा समझ सकती है क्योंकि उसका बचपन भी अकेला था। वह अनाथ थी और अनाथालय के बच्चे उससे दोस्ती नहीं करना चाहते थे। एक दिन एक अमीर आदमी जिसने कोई वारिस नहीं छोड़ा उसे अपना गोद लिया और अचानक वह करोड़पति बन गई। क्योको सोचती थी कि अब उसे कभी काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसने रोते हुए लोगों की पेंटिंग्स से भरा एक कमरा देखा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने पता लगाया कि उस आदमी ने ये पेंटिंग्स अवैध तरीके से हासिल की थी। उसे पेंटिंग्स और उनके असली मालिकों के लिए बुरा लगा, इसलिए उसने सभी पेंटिंग्स उनके घर वापस भेजने का फैसला किया। उसने अपना मिशन पूरा किया, लेकिन तब तक उसकी सारी विरासत खत्म हो चुकी थी। कायोको जीरो से कहती है कि अब वह पार्ट टाइम वेट्रेस का काम करती है ताकि बिल भर सके, और सोचती है कि उसे उसकी कहानी मजाकिया और दयनीय लगेगी, लेकिन जीरो उसकी मेहनत से प्रभावित होता है। वह बताता है कि उसने आज तक पहली बार कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए लोग उसका धन्यवाद करते हैं। वह कहता है कि ये सब कायोकेन के बिना संभव नहीं होता और क्योको इसे हमेशा करती आई है, इसलिए वह अब तक की सबसे कूल इंसान है जिसे उसने मिला है। क्योको इस बात पर भावुक हो जाती है और शादी की घंटियां सुनने लगती है। जीरो उसे रोता देख घबराता है और पूछता है क्या उसने कुछ गलत कहा, लेकिन वह कहती है कि किसी ने कभी उसे इतना तारीफ नहीं दी। तभी जीरो मेई से संकेत देखता है कि आगे बढ़े। उसका दिल जोर से धड़कता है। वह अपना शार्क कैप हटाता है और कायोको से कुछ करने को कहता है और वह उनके बीच की केमिस्ट्री महसूस करने लगती है, लेकिन जीरो सिर्फ इतना कहता है कि वह उसकी दोस्त बनना चाहता है, जिससे मेई निराश हो जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि वह उसे डेट पर ले जाएगा। क्योको भी निराश होती है क्योंकि वह उम्मीद कर रही थी कि वह उसे प्रपोज करेगा और वह हाँ कहेगी। जीरो कहता है कि वह प्रपोज भी करना चाहता था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वे एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते। वह जानता है कि उसने अच्छा प्रभाव छोड़ा, लेकिन उसकी अंधेरी बातें अब भी नहीं पता। वह सोचता है कि अगर क्योको उसकी बुरी बातें जान जाएगी तो उसे ठुकरा देगी, इसीलिए वह पहले दोस्त बनना चाहता है ताकि वे धीरे धीरे एक दूसरे को समझ सकें, और जब वे निश्चित हो जाएं तब वह उससे खुशी खुशी शादी करना चाहता है। क्योको और मेई ये सुनकर चौंक जाती हैं और क्योको हंसते हुए कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जीरो इतना सच्चा होगा। वह उसे चेतावनी देती है कि उसका दिल जीतना आसान नहीं होगा और फिर कहती है कि उसे लगा था कि वह मेई को डेट कर रहा है। जीरो कहता है कि मेई सिर्फ उसका डेटिंग सलाहकार है, जिससे क्योको थोड़ा आराम महसूस करती है। बाद में जीरो कायोको को उसकी कार तक छोड़ता है और अपने फ्रेंड लिस्ट में दूसरी एंट्री देखता है। कायोको कहती है कि चूंकि वह दूसरों का बनाया खाना नहीं खाता तो अगली डेट पर उसे खुद खाना बनाना चाहिए, जिससे जीरो थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। क्योको वहां से चली जाती है और तभी मेई आती है और बताती है कि उसने उसके लिए एक और काम ढूंढ लिया है, जो है एशियो की बेटी की बॉडीगार्ड बनना। जीरो ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि यह धोखा होगा, लेकिन मेई याद दिलाती है कि वह और कायोको सिर्फ दोस्त हैं और वह उसकी जानने वाली एकमात्र महिला है, इसलिए जरूरी है कि उसकी और महिलाओं से बातचीत हो। मैं कहती है कि उसे अलग अलग लड़कियों से बात करनी चाहिए ताकि वह खुद को और लड़कियों को समझ सके और फिर वह अपने लिए सही साथी चुन सके। अगले दिन
जीरो कॉलेज के फ्रेशर्स वेलकम पार्टी में अपनी क्लाइंट की सुरक्षा कर रहा होता है और खुद को बिल्कुल असहज महसूस करता है। उसने सिर्फ कॉलेज के पार्टी और पीने के बारे में सुना था, लेकिन खुद देखकर वह बहुत अजीब लगता है। वहीं शोरी, जिसे उसने सुरक्षा के लिए रखा है, एक कोने में अकेली बैठी होती है। जैसे ही सीनियर्स सभी को इकट्ठा होने को कहते हैं, शोरी घुटनों के बल उन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन हिम्मत न होने की वजह से वापस लौट आती है। वापसी पर 2 सीनियर्स उससे बात करने आते हैं। वे पूछते हैं क्या उसे मजा आ रहा है, लेकिन शोरी अचानक रोने लगती है और कहती है कि वह अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त बिता रही है, जिससे लड़कियां तुरंत वहां से चली जाती हैं ताकि कोई उन्हें बदमाशी का आरोप न लगाए। शोरी अपने यूनिकॉर्न हुडी को चेहरे पर खींच लेती है और पछताती है कि उसने दोस्ताना सीनियर सेबाशिरे से बात करने का मौका गंवा दिया, जबकि जीरो उसे देखता रहता है और याद करता है कि उसने ये काम कैसे पाया था। पिछले दिन वह कंपनी के मुख्यालय गया था, जहां सीईओ सबको उठाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था, बजाय सीईओ वाले काम करने के। स्पीडो पहने बॉडी बिल्डर ने जीरो, मेई और शोरी को उठाया। उसने बताया कि उसका भाई, जो शोरी का पिता भी था, इस कंपनी को जमीन से ऊपर तक बनाया था। वह पिछले साल मर गया और अपनी वसीयत में कहा कि शोरी को पूरी कंपनी विरासत में मिले। लेकिन उसकी बड़ी बहन इस बात से खुश नहीं है और कंपनी अपने नाम करने के लिए हर कोशिश कर रही है। सीईओ कहता है कि उसे पता नहीं कि उसकी बहन क्या करने वाली है, लेकिन उसने सुना है कि उसने कुछ अजीब तकनीकों वाले लोग रखे हैं जो शोरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिन्हें सामान्य बॉडीगार्ड नहीं रोक सकते। जीरो ने शोरी की सुरक्षा के लिए काम स्वीकार किया, जिसने शर्म से अपना परिचय दिया, जबकि मेई ने उसके लिए एक नकली स्टूडेंट आईडी बनाई ताकि वह भीड़ में घुल मिल सके। अचानक शोरी ने उससे पार्टी में ले जाने को कहा और जीरो ने कहा कि यह खतरनाक है, लेकिन उसकी मासूम और आंसुओं भरी नजरों को देखकर जीरो उस क्यूटनेस का विरोध नहीं कर पाया। वह पार्टी पर ले गया और अब शोरी को उठकर सबके सामने खुद का परिचय देना था। उसने अपना नाम बताया, लेकिन अगला शब्द सोचते हुए वह ठिठक गई। उसके दिमाग में सैकड़ों विचार आए, लेकिन अंत में उसने बस नाइस टू मीट यू कहा और बैठ गई। सबको अब अजीब लगने लगा, लेकिन अब जीरो की बारी थी खुद का परिचय देने की। और जैसे ही वह बॉस की तरह उठता है, मेई चिंता में पड़ जाती है, जो वेटर का रोल निभा रही है। जीरो दिखाना चाहता है कि एक टॉप नॉच मास्टर क्या कर सकता है। वह आत्मविश्वास से खुद का परिचय देता है और फिर कहता है कि सब उसे देखें, कैसे वह एक साथ 8 पिंट बियर पीता है। मेई को डर है कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन जीरो ने एकदम चैंपियन की तरह 8 बियर पी ली, पर वह अभी खत्म नहीं हुआ। जब वह मुंह पकड़कर हिलता है तो सब चिंता में पड़ जाते हैं और कोई 911 कॉल करने वाला होता है। लेकिन जीरो अपनी चाल दिखाने के लिए इंतजार कर रहा था, जिसमें वह सारी बियर को झेली की तरह थूकता है, क्योंकि उसने पानी सोखने वाला पॉलीमर इस्तेमाल किया था। उसे यकीन था कि लोग ये जादू देखकर पागल हो जाएंगे, लेकिन वे सिर्फ घृणा करते हुए दूसरी तरफ चले गए। अगला निशाना एक मेडिटेशन ब्रदर है, जो अपनी मेडिटेशन प्लेलिस्ट में व्यस्त है। वह उठता है, पोज मारता है और खुद को नारुको के नाम से परिचित कराता है। सीनियर उससे और बताने को कहते हैं, लेकिन नारुको कहता है कि वह सब भूल गया, क्योंकि सबसे जरूरी बात यह है कि वह सबसे यहां मिला। इतना करते ही वह इलाके के सारे बदमाशों को अपनी तरफ खींच लेता है और जीरो को इस आदमी में कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। बाद में जीरो, मेई और शियोरी घर वापस लौटते हैं और जीरो अचानक शियोरी से पूछता है कि उसने पार्टी में जाने के लिए खुद को क्यों मजबूर किया। उसे लगता है कि वह अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना चाहती है ताकि भविष्य में अपनी कंपनी आराम से चला सके, पर उसे लगता है कि इसके और भी बेहतर तरीके हो सकते हैं। शोरी ये सुनकर थोड़ा संकोच में आ जाती है और जीरो को बताती है कि बात वैसी नहीं है जैसी वह सोचता है, वह बस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती है। शोरी बताती है कि जब उसके पापा अपनी मौत के करीब थे, उन्होंने कहा था कि वह लोगों की सोच पर बहुत ध्यान देती है और अगर वह अपने दिमाग में जमा भावनाओं को बाहर निकाल दे तो उसकी जिंदगी बेहतर होगी। उन्होंने कहा था कि दूसरों की संगति का आनंद उठाओ और फिर वे शांतिपूर्वक दुनिया से चले गए और तब से उनके ये शब्द उसके दिमाग में गहरे बस गए हैं। शोरी रोने लगती है और कहती है कि वह वो सब नहीं कर पाती जो उसके पापा चाहते थे। वह बताती है कि उसके दिमाग में कहने को बहुत कुछ था, लेकिन अंत में वह बोल नहीं पाई। उसे पता है कि बस पहला कदम उठाना है और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके दिमाग का एक छोटा हिस्सा डरता है कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। शोरी कहती है कि वह लोगों से जुड़ने के लिए बनी ही नहीं है और पापा के मरने से पहले भी वह उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी। उसे समझ नहीं आता कि जब और भी बेहतर उम्मीदवार थे तो पापा ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया। वह कहती है कि वह खुद को बेहतर बनाना चाहती है ताकि वह बिना डर के जो भी सोचे वो कह सके। इसी वजह से वह इस पार्टी में आई थी। जीरो उसे हकीकत की थाप देता है और याद दिलाता है कि कोई उसकी जान लेने की साजिश में है और शायद वह उसे बेरहम कहे, लेकिन जीरो उसे बताना चाहता है कि अगर वह सच में कहीं जाना चाहे तो वह उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि किसी भी हालात में वह उसकी रक्षा कर सकता है।
इसी बीच मेडिटेशन ब्रदर नारुको पता चलता है कि शोर्यू की चाची ने उसे हत्यारे के तौर पर रखा है। नारुको उसे रिपोर्ट करता है कि शोरी का बॉडीगार्ड काफी माहिर है, लेकिन उसका संदेश नहीं पहुंचा क्योंकि उसने फोन चार्ज करना भूल गया था। कुछ हफ्ते बाद नारुको शियोरी की चाची के पास जाकर पूरी बात बताता है और पता चलता है कि वह सिर्फ उसकी बॉस नहीं बल्कि उसकी शुगर ग्रैनी भी है। बूढ़ी महिला नारुको को मसाज देती है और चिल्लाती है कि उसने उसे 1 महीने पहले रखा था और अब तक कोई कामयाबी नहीं दिखी। वह पूछती है कि नारुको कब शोरी को खत्म करेगा, लेकिन नारुको शांत होकर कहता है कि सही समय अभी नहीं आया है। बूढ़ी महिला यह सुनकर खुश नहीं होती और उसे पैसे बर्बाद करने से मना करती है, लेकिन अगले ही पल वह जैसे सम्मोहित हो जाती है। उसकी आवाज बदल जाती है और कहती है कि शियोरी का बॉडीगार्ड अच्छा हो सकता है, लेकिन नारुको एक मास्टर है जिसे कोई हरा नहीं सकता। नारुको पुष्टि करता है और कहता है कि वह जो काम उसने उसे दिया है पूरा करेगा। बूढ़ी महिला कहती है कि या तो वह कंपनी के वारिस बनने से मना कर दे या उसे जल्दी ही इस दुनिया से भेज दे। अगले दिन जीरो और मेई रोज की तरह शोरी की क्लास में जाते हैं और मेई कहता है कि उसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि वह असली छात्र नहीं है, लेकिन जीरो बताता है कि यह सब उसके लिए नया और मजेदार है और वह छात्र बनकर आनंद ले रहा है। अचानक प्रोफेसर अपने ग्रुप से मार्केट में एक खास प्रोडक्ट के बारे में सवाल पूछता है और जीरो एकदम सही जवाब देता है। प्रोफेसर प्रभावित होकर जीरो से बात करने लगता है। वहीं नारुको बिल्डिंग की छत पर होता है। वह एक अजीब मेडिटेशन और योग प्रैक्टिस करता है जिसमें पेट को फुलाकर और सिकोड़कर ऐसा जोरदार कंपन पैदा करता है कि वह स्टील की पाइप्स तक तोड़ सकता है। क्लास में जीरो को अचानक संतुलन खोता हुआ महसूस होता है और फिर अगले ही पल सब लोग एक जबरदस्त दबाव से नीचे गिर जाते हैं। उसे समझ आता है कि हत्यारा आखिरकार हमला कर रहा है और चूंकि वह शोरी से अलग नहीं हो पा रहा, इसीलिए वह सब पर एक साथ हमला कर रहा है। जीरो चारों ओर देखता है और पाता है कि हमला क्लासरूम के बाहर से आ रहा है, जो उसके लिए अजीब है क्योंकि वह हमेशा सुनिश्चित करता है कि कोई साफ नजर से हमला न कर सके। वह अपनी जेब से सुपर सोल्जर सीरम निकालता है, तभी हॉल की कांच की खिड़कियां टूट जाती हैं और छत भी गिरने लगती है। जीरो देखता है कि कुछ मलबा शोरी पर गिरने वाला है, तो वह जल्दी से खुद को सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट करता है और उसे बचा लेता है। कुछ सेकंड बाद पूरा कमरा मलबे से भर जाता है और जीरो देखता है कि ये तबाही कैसे हुई होगी। उसे यकीन होता है कि खुले माहौल में कोई विस्फोटक गैस काम नहीं करेगी और केवल एक ही चीज ऐसी हो सकती है। वह समझता है कि इसके पीछे साउंड मास्टर है क्योंकि केवल वही इतनी ताकतवर और सटीक दूरी से हमला कर सकता है। इसी बीच नारुको ने भी देखा कि जीरो ने अपने शरीर में वह खास दवा इंजेक्ट की है जो उसे सुपर ह्यूमन ताकत और स्पीड देती है। दोनों मास्टर समझ जाते हैं कि वे किसके सामने हैं और लड़ाई के लिए उत्साहित हो जाते हैं। बाद में जीरो शोरी के चाचा को फोन करता है और हमला होने की खबर देते हुए बताता है कि उसकी भतीजी सुरक्षित है। वह शोरी से कहता है कि उन्हें छुपना चाहिए क्योंकि उसके जीवन पर और हमले हो सकते हैं, लेकिन वह लगातार अगले दिन होने वाले कैंपिंग ट्रिप के पोस्टर को देखती रहती है। मेई जीरो से पूछता है कि क्या उन्हें ट्रिप छोड़ देनी चाहिए, लेकिन वह फैसला शोरी पर छोड़ देता है जो अपने चाचा की मदद लेने जाती है। मिस्टर बी बम कसरत करते हुए शोरी से कहता है कि वह ट्रिप पर जाए क्योंकि उसे पता है कि वह कितना उत्साहित है। वह चाहता है कि वह कॉलेज में दोस्त बनाए और कहता है कि जीरो और मेई उसे किसी भी खतरे से बचाएंगे। अगले दिन शोरी खुशी खुशी जीरो और मेई के साथ ट्रिप पर निकलती है, ये जाने बिना कि उसके चाचा ने उसे जाने की अनुमति इसलिए दी क्योंकि नारुको ने उसे सम्मोहित कर रखा था। बाद में जीरो और बाकी बस में होते हैं और वह शोरी के पास बैठता है जो शांति से सो रही होती है। जीरो को एहसास होता है कि शोरी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, तो उन्हें उसे अपनी मर्जी से जीने देना चाहिए। उसे नहीं पता कि साउंड मास्टर कब हमला करेगा, इसलिए वह हमेशा चौकन्ना रहना चाहता है और अगली बार जब वह आएगा सब खत्म करना चाहता है। इसी बीच नारुको भी उसी बस में होता है, अपने सम्मोहित लड़कियों के साथ जो उसके हाथ पर बने काउंटडाउन टैटू को लेकर उत्सुक हैं। वह उन्हें बताता है कि यह एक बहुत खास वादे की याद दिलाने वाला निशान है और अजीब सी मुस्कान के साथ लड़कियां उसके साथ चिपक जाती हैं। जल्द ही वे कैंपिंग बेस पर पहुंचते हैं और जीरो बारबेक्यू ग्रिल संभालता है क्योंकि मेई ने उसे बताया था कि खाना बना पाने वाले लड़कों को लड़कियां पति के काबिल समझती हैं। वह सारे सामग्री हवा में उछालता है और फिर उन पर स्केवर फेंककर उन्हें बिल्कुल सही जगह ग्रिल पर गिरा देता है। कुछ लोग उसकी कला देख वाह वाह करते हुए उसके आसपास जमा हो जाते हैं। वहीं शोरी दूसरों को खाना ऑफर करके घुल मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वह जोर से बात नहीं कर पाती, इसलिए कोई उसे सुन नहीं पाता और वह उदास हो जाती है। जीरो ये देखता है और मे से कहता है कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मे जवाब देता है कि शोरी ने उन्हें अकेला छोड़ने को कहा था क्योंकि वह खुद इस बात को समझना चाहती है। इसी बीच शोरी कंफ्यूज होती है कि क्या करे। फिर उसे एक आइडिया आता है और वह तुरंत अपना बैग खोजने लगती है। कुछ ही पल बाद वह मैजिक गर्ल कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर आती है और ग्रुप के कुछ वेब्स उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मे और जीरो
उसे उत्सुकता से देखते हैं। फिर शोरी सबके सामने एक जादू दिखाती है जिसमें वह खाली प्लेट पर नूडल्स बना देती है। सब इंप्रेस्ड होते हैं, लेकिन अगला हिस्सा बिगड़ जाता है और सब उसकी हंसी उड़ाते हैं। दिन के अंत में मे उसकी चाल की तारीफ करता है और शोरी कहती है कि उसे लगा था कि वह बोलने में अच्छा नहीं है, इसलिए उसने जीरो जैसी पार्टी ट्रिक करने की सोची। जीरो थोड़ा शर्मिंदा होता है, लेकिन उनकी बात बीच में कट जाती है जब एक सीनियर उन्हें लोकल भगवान की डरावनी कहानी सुनाता है जो बारिश के लिए बलि मांगता है। लेकिन पता चलता है कि वह कहानी AI जनरेटेड है ताकि वह टेस्ट ऑफ करेज शुरू कर सके, जिसमें लोग जोड़ों में मंदिर जाते हैं। सारी लड़कियां नारुको को ढूंढने लगती हैं ताकि वे उसके साथ ये टेस्ट पूरी कर सकें, पर नारुको पहले ही जंगल में होता है। जैसे कोई निंजा जंगल की तारों पर दौड़ता हुआ कहता है कि आज वो अपना काम खत्म करेगा और शोरी को मार डालेगा। इसी बीच कॉलेज के छात्र टेस्ट ऑफ करेज के लिए इकट्ठा होते हैं और उनका सीनियर बताता है कि आमतौर पर वे मंदिर को लक्ष्य बनाते, लेकिन रास्ता घने जंगल से होकर जाता है। वह कहता है कि वे नहीं चाहते कि कोई भालू या भेड़ियों का शिकार बने, इसलिए छात्रों को बीच में एक फोटो स्टैंड ढूंढकर सेल्फी लेनी होगी ताकि यह साबित हो सके कि वे वहां गए थे। सब इसके लिए उत्साहित होते हैं, लेकिन जीरो को यह सब बचकाना लगता है। कुछ ही मिनट बाद वह शोरी के साथ टेस्ट ऑफ करेज पर निकलता है। शोरी डरी हुई उसकी कोट पकड़ती है। जीरो को याद आता है कि मे ने पहले कहा था कि यह मौका उसके लिए बड़ा हो सकता है शोरी के करीब आने का, क्योंकि कोई खतरा दो लोगों को करीब लाता है। मे ने उसे चिढ़ाया था कि अगर वह इसे कामयाब नहीं कर पाया तो शायद उसे बेहतर मौका नहीं मिलेगा पहला कदम बढ़ाने का। तभी शोरी अनाड़ी होकर उसका धन्यवाद करती है कि वह उसके साथ है। वह सोचती है कि जीरो शायद उसे परेशान करने के लिए नफरत करता होगा क्योंकि वह उसके लिए बोझ है। कहती है कि अगर वह घर पर ही रहती तो जीरो का काम आसान होता। जीरो कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वह कहीं भी जाए खतरा बराबर रहेगा। फिर वह उसे कहता है कि सारी चिंताएं भूलकर ट्रिप का आनंद लें, क्योंकि यही सबके लिए सबसे अच्छा होगा। जीरो कहता है कि लोगों को जिंदगी में ऐसे मौके कम मिलते हैं और शोरी को यह मौका किसी खतरे की वजह से गंवाना नहीं चाहिए। वह मुस्कुराता है और कहता है कि जब वक्त आएगा वह उसे उस हत्यारे से बचाएगा। उसका रिज शोरी पर काम करता है, लेकिन तभी वे कटआउट तक पहुंचते हैं और शोरी डर से चिल्लाने लगती है। जीरो कहता है कि जल्दी से एक सेल्फी लेते हैं, लेकिन उसे सेल्फी स्टिक चलाना नहीं आता, जो तो बच्चों को भी आता है। शोरी खुद सेल्फी लेने को तैयार हो जाती है, लेकिन जब वो देखती है तो उसे जीरो का चेहरा नहीं बल्कि एक रहस्यमय निशान दिखता है। वह इधर उधर देखती है, लेकिन हैरानी से पाती है कि जीरो वहां नहीं है। शोरी घबराकर उसे ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे एक बड़े गिरे हुए पेड़ के पास पाती है। उसको देखकर वह राहत महसूस करती है, लेकिन अचानक जीरो टिक टैक टू मॉन्स्टर में बदल जाता है और उसकी तरफ दौड़ता है। शोरी डर के मारे चिल्लाती है और तेजी से भागती है। मंदिर तक पहुंचती है। जैसे ही मॉन्स्टर उसके करीब आता है वह दरवाजा बंद कर लेती है और सोचती है कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन फिर कमरे में देखती है कि छत से एक फांसी का फंदा लटका हुआ है। वह उलझन में और डर के मारे कांपने लगती है कि तभी मॉन्स्टर उसके सामने प्रकट होता है और उसकी तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ता है। शोरी डर के मारे हिल भी नहीं पाती। तब मॉन्स्टर अपने मृत पिता का रूप ले लेता है। शोरी अब कुछ समझ नहीं पाती। तब उसके पिता उसे एक ड्रिंक देते हैं और बताते हैं कि वह इस मंदिर के भगवान को भेंट चढ़ाने आई है, इसलिए ही वह उसकी आत्मा से बात कर पा रही है। जॉरी को यकीन नहीं होता कि जो वह देख रही है उसे मानना चाहिए या नहीं, लेकिन उसकी जिज्ञासा काबू में नहीं रहती और वह पूछती है कि उसने उसे अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया। तभी अचानक उसके पिता का चेहरा दो हिस्सों में फट जाता है, जैसे कोई मास्क हो, और अंदर का चेहरा रोते हुए कहता है कि उसने सिर्फ इसलिए शोरी को उत्तराधिकारी बनाया क्योंकि वह उसकी बेटी है, जो एक बड़ी गलती थी। फिर उसका चेहरा फिर से फट जाता है। इस बार उसके गुस्से वाला पक्ष सामने आता है और वह शोरी से कहता है कि वह कंपनी चलाने के लिए काबिल नहीं है। शोरी का दिमाग पहले ही हद तक पहुंच चुका है। तब उसके पिता का चेहरा फिर से फटता है और एक डरावना असामान्य रूप में बदल जाता है। वह कहता है कि वह कभी किसी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाएगी, इसलिए उसे पहले ही हार मान लेनी चाहिए। उसके ये शब्द शोरी को इस कदर प्रभावित करते हैं कि वह खुद को बेकार समझने लगती है और सोचती है कि दुनिया उसके बिना बेहतर होगी। वह फांसी के फंदे की ओर चढ़ने लगती है और टिक टैक टू मॉन्स्टर, जो उसके पिता का दिखावा कर रहा था, खुश होता है कि वह खुदकुशी करने वाली है। लेकिन जैसे ही शोरी फंदा अपने गले में डालती है उसके अंदर कुछ बदल जाता है। वह जोर से चिल्लाती है कि उसे खुशी है कि इस सफर में वह सबके चेहरों पर मुस्कान ला पाई। वह फंदा फेंक देती है और दरवाजे की ओर दौड़ती है। कहती है कि शायद वह कभी पूरी तरह मजबूत नहीं बन पाएगी, लेकिन फिर भी वह खुद को बेहतर बनाना चाहती है। वह दरवाजा खोलकर बाहर कूदती है और कसम खाती है कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वह बड़ी मुश्किल में है। वह गलत दरवाजे से कूद गई है और अब वह सैकड़ों फीट नीचे नदी में गिर रही है। शोरी घबरा जाती है क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण से नहीं जीत सकती।
वह कुछ सोचने लगती है और याद करती है कि उसके पास छाता है। वह उसे पैराशूट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन यह कोई लूनी ट्यून्स नहीं है और हवा की तेज धक्का से छाता फट जाता है। शोरी मौत को स्वीकार कर लेती है क्योंकि अब कोई उसे बचा नहीं सकता। लेकिन किस्मत से उसी वक्त जीरो वहां पहुंच जाता है। वह नदी में पानी सोखने वाला जेल बॉल फेंकता है, जिससे पानी बहुत बढ़ जाता है और गिरने से पहले उसे पकड़ लेता है। शोरी को विश्वास नहीं होता कि वह बच गई और जीरो बताता है कि हत्यारे ने उसकी मौत को खुदकुशी या हादसे जैसा दिखाना चाहा था, ताकि शंका न हो और उसके रिश्तेदारों को वारिसाना न मिले। तभी साउंड मास्टर नारुको वहां आता है और जीरो मानता है कि उसकी रणनीति वाकई मजबूत थी। जैसे ही शोरी ने सेल्फी क्लिक की, उसने आवाज से उसे सम्मोहित किया और जीरो पर एक जोरदार शॉक वेव से हमला किया, जिससे उसका दिशा बोध बिगड़ गया। इसलिए वह समय पर उसे पकड़ नहीं पाया। नारुको नीचे आकर शोरी को अजीब नजर से घूरने लगता है और जीरो जहर भरे सुइयां निकालकर उस पर हमला करता है। नारुको तुरंत दूरी बना लेता है और कहता है कि अब उसे इस बात की परवाह नहीं कि यह हादसा जैसा लगे या नहीं, वह लड़की को जरूर मार डालेगा। जीरो समझता है कि वह यहां कमजोर है, इसलिए वह शोरी से तुरंत भागने को कहता है। लेकिन शोरी डर के मारे हिल नहीं पाती और जीरो खुश नहीं होता क्योंकि अब उसे उठाकर ले जाना होगा। वह सोचता है कि मेई को उठाने की आदत की वजह से वह कर सकता है, लेकिन शोरी उसकी पीठ पर चढ़ने के बजाय बिल्कुल एक छोटे बंदर की तरह सामने चढ़ जाती है। जीरो को यह असहज लगता है, लेकिन शिकायत करने का समय नहीं है। वह तुरंत खुद को नशीला करता है और दौड़ना शुरू करता है। लेकिन नारुको को अपनी ताकतें इस्तेमाल करने के लिए हिलने की जरूरत नहीं होती। वह जंगल में बंधे तारों से अपनी ब्लड लाइन एबिलिटी माइंड विस्परर सीधे शोरी पर चलाता है। शोरी कई आवाजें सुनती है जो उसके बारे में बुरा बोलती हैं और जीरो कहता है कि उन्हें अनसुना कर दे क्योंकि नारुको उनके दिमाग से खेल रहा है। इसी बीच साउंड मास्टर आराम से अपनी मसाज कुर्सी पर बैठा जीरो की स्थिति पर नजर रख रहा है और उसने समझ लिया है कि जीरो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जहर का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ जीरो शोरी को अपने एयरपॉड्स देता है ताकि वह आवाजें बंद कर सके। लेकिन शोरी के पास एक बेहतर प्लान है। किसी वजह से उसके पास दो एक जैसे नॉइज कैंसलिंग हेडफोन है और वह जीरो को बताती है कि इससे वे बाहरी आवाजें बंद कर सकते हैं और एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। जीरो को कैट ईयर हेडफोन पहनना पसंद नहीं आता, लेकिन वह सोचता है कि इससे वे नारुको की मनोवैज्ञानिक चालों से बच सकते हैं। नारुको भी इसे देख लेता है और हमला करने का फैसला करता है। वह यकीन करता है कि जीरो सुन नहीं पा रहा, इसीलिए वह सोनिक ब्लेड से हमला करेगा। लेकिन जीरो अपने त्वचा से हवा में कंपन महसूस करके उसे चकमा दे देता है, जिससे नारुको हैरान रह जाता है। जीरो लगातार उसके हमलों से बचता रहता है और फिर अपने निशाने पर ध्यान केंद्रित करता है। वह शोरी के हेडफोन को कंपन करता है और उसे फिर से सम्मोहित कर देता है। शोरी जीरो की गोद से उतरकर भागने लगती है और नारुको समझता है कि उसका दर्द सिर्फ पिता की मौत से कहीं ज्यादा गहरा है। वह क्रीपी मुस्कुराता है और सोचता है कि वह उसकी पीड़ा का इस्तेमाल बार बार उसे तोड़ने के लिए करेगा। वह शोरी के सामने उसके चाचा की एक बड़ी माया बनाता है, जो उसकी कल्पना में भी कसरत कर रहा है। वह कहता है कि वह उसके लिए बोझ है और उसे यहां इसलिए भेजा ताकि हत्यारा उसे आसानी से मार सके। सम्मोहित शोरी उस पर विश्वास कर लेती है, लेकिन अचानक जीरो उसकी माया में आकर उस बड़े बॉडी बिल्डर को बेहोश कर देता है। वह शोरी से कहता है कि उसके चाचा ने उससे पहले दर्जनों लोगों को उसकी सुरक्षा के लिए रखा था और उसने बहुत पैसा खोया क्योंकि वे सब नाकाम रहे। उसने जीरो पर इतना भरोसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि एक पुराने क्लाइंट ने उसकी तारीफ में एक निबंध लिखा था। जीरो शोरी को बताता है कि उसका चाचा उससे सच्चा प्यार करता है और ऐसा कोई उसे कभी छोड़ नहीं सकता। वह उस पर विश्वास करती है, माया से बाहर आती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। दरअसल जीरो ने अपनी जहर की मदद से नारुको की माया हैक की थी और शोरी को खतरे से दूर रखने के लिए उसे बेहोश कर दिया। फिर वह नारुको को बुलाता है। यकीन है कि वह जंगल में कहीं भी सुन सकता है। जीरो कहता है कि वह जानता है नारुको की ताकत लोगों के दिमाग पर गहरा असर डालती है। यह उनकी सबसे बुरी यादें और डर बाहर निकालती है और उन्हें बढ़ाकर तोड़ देती है। जीरो को यकीन है कि इसी वजह से नारुको ने शोरी के चाचा को सम्मोहित कर इस यात्रा के लिए राजी किया। वह मानता है कि शोरी दर्द के खजाने जैसी है, लेकिन वह इसे जानती है और इससे लड़ रही है, इसीलिए उसे मदद करनी चाहिए और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। इसी बीच मेई ट्रैकर से जीरो और शोरी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे वहां नहीं है। वह सड़क पर ऊपर नीचे देखता है कि वे कहां हो सकते हैं। तभी जीरो झाड़ियों से कूदता है। मेई उन्हें देखकर राहत महसूस करता है, लेकिन फिर जीरो के तरीके से शोरी को उठाए देखकर घबरा जाता है। वह पूरी बात जीरो से पूछता है और शोरी होश में आती है। मेई खुश होता है कि उसने कायोको के गुंडे से जीपीएस ट्रैकर लगवाया था और जीरो से पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। जीरो बताता है कि उसने पहले अपनी लिमिट पार कर दी थी और अब लड़ाई खत्म करने के लिए वापस जाना होगा। वह मेई से कहता है कि शोरी को लेकर यहां से चले जाएं और मेई उस बात से चौंक जाता है।
जीरो समझाता है कि उसने नारुको की योजनाएं 2 बार फेल कर दी हैं और पहले उसे हटाने की कोशिश करेगा, फिर शोरी के पीछे जाएगा। वह मेई से कहता है कि तब तक शोरी की सुरक्षा करे और याद दिलाता है कि वह सिर्फ शादी का सलाहकार है। जीरो इस बार सहयोग मांगता है और मेई मान जाता है, सोचते हुए कि जीरो उसे कितने स्वादिष्ट खाने पर ले जाएगा। लेकिन जाने से पहले जीरो शोरी के हेडफोन देखता है और पाता है कि नारुको ने उसके हेडफोन में एक छोटा ट्रांसमीटर लगा दिया था जब वह उसके करीब आया था। उसे यकीन है कि नारुको ने ऐसा उसकी शक्तियों को बेहतर पहुंचाने के लिए किया, लेकिन अब तक यह नहीं समझ पाया कि साउंड मास्टर को अपने तकनीकों के लिए क्या चाहिए। जीरो तय करता है कि वह नारुको को खुलकर लड़ाई के लिए बाहर निकालेगा, क्योंकि यही उसकी सबसे अच्छी चाल है। और उसी वक्त नारुको गर्म पानी से नहाते हुए अपनी अगली चाल सोच रहा होता है। वह जानता है कि अगर अभी शोरी का पीछा करेगा तो जीरो उसे पीछे से पकड़ लेगा, इसलिए वह पहले जीरो का पीछा करने का फैसला करता है और फिर आराम से अपनी असली निशाने को मारता है। इस बीच जीरो वापस जंगल में होता है और पाता है कि नारुको के हमले इस बार कहीं ज्यादा तेज हैं। नारुको उसके कदमों की आवाज से उसकी हरकतों को ट्रैक कर सकता है और सोचता है कि जीरो के जहर भरे सुइयां तब तक काम नहीं आएंगे जब तक वह करीब ना आए, और गैस बाहर काम नहीं करती। जीरो ने भी यह समझ लिया है, इसीलिए वह नारुको के तार काटने का फैसला करता है ताकि उसकी ताकत सीमित हो जाए। वह तारों पर अपना धातु पिघलाने वाला जहर छिड़कता है, लेकिन वह छिटक जाता है क्योंकि तार बहुत तेज कंपन कर रहे होते हैं और कोई भी तरल उनसे चिपक नहीं पाता। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगती है और नारुको उसे अपनी अंतिम चाल के लिए इस्तेमाल करता है। वह शक्तिशाली ध्वनि तरंगे बनाता है जो एक विशालकाय मॉन्स्टर का रूप ले लेती हैं, और जीरो केवल उनके प्रहारों से बच पाता है। लेकिन वह जल्दी ही एक योजना बनाता है और पास के पेड़ों में अपनी खास रसायन इंजेक्ट करता है। नारुको का विशालकाय समन तभी उस पर हमला करता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। यह देखकर साउंड मास्टर हैरान हो जाता है। वह नहाने से निकलकर जीरो की तरफ दौड़ता है, सोचता है कि उसने कैसे अपनी ध्वनि तरंगों से बने समन को रोका। वह महसूस करता है कि तार अभी भी ठीक है, तो उसकी ताकत काम करनी चाहिए। लेकिन जब वह जीरो के पास पहुंचता है तो देखता है कि पेड़ असामान्य रूप से बढ़े और मुड़ गए हैं और उन्होंने उसके समन को हिलने डुलने से रोक दिया है। नारुको समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। सो जीरो बताता है कि उसकी दवा पौधों को बहुत तेजी से बढ़ने पर मजबूर करती है और यही नारुको की तकनीक को बाधित करने के लिए काफी था। वह समझाता है कि नारुको के तारों को ठीक से काम करने के लिए ट्यून करना पड़ता है और पेड़ बढ़ते रहने से तार सही नोट नहीं बजा पाएंगे। जीरो कहता है कि अब वे जल्दी से लड़ाई खत्म कर सकते हैं, लेकिन नारुको कहता है कि उसने शोरी को मारने की योजना पहले ही शुरू कर दी है। उसका विशाल समन सिर्फ 2 मास्टरों को ही नहीं बल्कि पूरे कैंप के लोगों को दिखाई देता है और उसे देखकर वे सब बेहोश होने लगते हैं। वे चिल्लाने लगते हैं और डरते हैं कि वे मर जाएंगे क्योंकि उन्होंने पहाड़ के भगवान को नाराज कर दिया। उनका वरिष्ठ नेता कहता है कि वे परंपरा का पालन करेंगे और भगवान को खुश करने के लिए बलिदान देंगे, और नए लोगों से कहता है कि वे अपने आईडी कार्ड निकालें ताकि सबसे छोटे को बलिदान दिया जा सके। वह शख्स शोरी निकलती है और सब उसकी पकड़ के लिए दौड़ पड़ते हैं। मेई उसे लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों चट्टान से गिरकर घायल हो जाते हैं। इसी बीच नारुको जीरो से कहता है कि छात्रों में जो डर है वह शोरी को मार देगा। वे तब तक शांत नहीं होंगे जब तक वह पहले मर नहीं जाता, और वह हारने का कोई इरादा नहीं रखता। नारुको अचानक सीटी बजाता है और अपने नोट से अपना हाथ एक चेनसॉ में बदल देता है। वह एक पेड़ को तुरंत काट देता है और चेनसॉ हाथ से उसे वायलिन में बदल देता है। बालों को स्ट्रिंग्स की तरह इस्तेमाल करने से पहले वह बजाने के लिए पोजीशन में आ जाता है और जीरो घबरा जाता है। सोचता है कि क्या वह साउंड मास्टर से सीधे लड़ पाएगा। मेई शोरी को लेकर भागता है, दिमागी तौर पर कंट्रोल किए हुए भीड़ से बचने की कोशिश करता है। नारुको कहता है कि लड़की के मरने में बस वक्त की बात है, इसलिए वह पहले ही जीत चुका है। वह घोषणा करता है कि यह लड़ाई भी खत्म करेगा, और जीरो पूरी सतर्कता में आ जाता है, सोचते हुए कि नारुको साउंड मास्टर की ताकतों से उस पर हमला करेगा। लेकिन नारुको बस वायलिन फेंक देता है, जिसे जीरो आखिरी पल में बचा लेता है क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी, और उसी वक्त उसका ध्यान बढ़ जाता है। वह देखता है कि ब्लॉन्ड बीथोवन जिंदगी की तरह भाग रहा है, और तब जीरो समझता है कि नारुको बस उसे भटकाने के लिए झूठ बोल रहा था। असली निशाना अभी भी शोरी है। जीरो नारुको का पीछा करता है, जो जंगल में फैली तारों के जरिए उसे चिढ़ाता रहता है और कहता है कि अगर वह शोरी को सीईओ बना भी देता है तो भी उसकी जिंदगी भर तकलीफ भरी रहेगी। उसके रिश्तेदार उससे नफरत करेंगे और समाज उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। नारुको कहता है कि शोरी इतनी कमजोर है कि अकेले जिंदा नहीं रह सकती, और ऐसे कमजोर लोग मजबूत लोगों की दुनिया में नहीं होते। वह अपने बचपन की याद करता है जब उसका एक ट्रेनिंग पार्टनर उससे बहुत कमजोर था, लेकिन वह सबसे ज्यादा मेहनत करता था। नारुको हमेशा उसका मजाक उड़ाता था और अंत में उसका पार्टनर दुखद मौत मरा। जीरो उसकी लगातार बातों से बोर हो जाता है और पूछता है क्या वह डरता है। याद दिलाता है कि शोरी ने उसकी इल्यूजन तोड़ दी,
जबकि उसने उसकी सबसे बड़ी ट्रॉमा पर खेला था, जिसका मतलब है कि वह मानसिक रूप से उनसे ज्यादा मजबूत है। नारुको इस बात पर ताना मारता है, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा महसूस करता है जो उसका पूरा ध्यान ज़ीरो और मिशन से हटा देता है। उसे पेड़ों से निकलने वाले हीलिंग पार्टिकल्स की खुशबू आती है और वह तुरंत वहां भागता है, क्योंकि उसे यही सबसे ज्यादा चाहिए। वह सोचता है कि साउंड मास्टर की तकनीकें सीधे मुकाबले के लिए नहीं बनी हैं, इसीलिए उसे अपनी ताकत पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए फिट रहना होगा, और यही हीलिंग पार्टिकल्स उसे बेहतर बनाएंगे। वह उस पूल पर कूदता है और लार टपकाने लगता है, सोचते हुए कि अब वह लड़ाई में पूरी ताकत से जाएगा। वह सारे हीलिंग पार्टिकल्स सूंघकर अपनी पूरी ताकत खोलने को तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक उसे अपना शरीर सुन्न सा लगने लगता है, नजर धुंधली हो जाती है और वह समझ जाता है कि जो उसने सूंघा वह हीलिंग पार्टिकल्स नहीं, बल्कि उनके जैसे दिखने वाला जहरीला गैस था। नारुको समझता है कि जीरो ने उसकी तकनीक के लिए उसकी जरूरतें पहले से समझकर यह जाल बिछाया था, लेकिन सौभाग्य से जहर से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और वह योग की मदद से जहर बाहर निकालने का फैसला करता है। तभी जीरो वहां पहुंच जाता है और नारुको की तरफ दौड़ता है। उसका मुंह पानी सोखने वाले पॉलीमर से बंद कर देता है ताकि वह सांस न ले सके। जीरो ने समझ लिया था कि नारुको की शक्तिशाली क्षमताओं के लिए कुछ कड़े नियम होंगे, और उसने अंदाजा लगाया कि उसे अपनी बॉडी लगातार ठीक रखनी पड़ती है ताकत दिखाने के लिए। इसलिए उसने हीलिंग पार्टिकल्स वाले पूल में जहरीला गैस मिलाया था, क्योंकि यही तरीका होता है पॉइजन मास्टर का लड़ने का। फिर जीरो अपनी पूरी ताकत से नारुको को मुक्का मारता है, जिससे उसकी सांसें रुक जाती हैं और वह लड़ने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन साउंड मास्टर अभी हार मानने वाला नहीं है और वह हंसता है, क्योंकि उसने जीरो से झूठ बोला था कि उसे हराने से भीड़ का पागलपन रुक जाएगा। वहीं कैंप में दिमागी हुए छात्र अभी भी शोरी की तलाश में हैं, और जब वे उसे नहीं पाते तो और ज्यादा घबरा जाते हैं। वे अगले सबसे छोटे बच्चे को बलिदान के लिए ढूंढने लगते हैं, जबकि शोरी पेड़ के पीछे छुपी सब देख रही होती है। मैं दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि उसे एक रास्ता मिला है जो पास के गांव तक जाता है, इसलिए उन्हें जल्दी करना होगा। लेकिन तभी शोरी अचानक कहती है कि योजना बदल गई है, वह वापस जाना चाहती है, और मैं उसे याद दिलाता है कि यह बहुत बेवकूफी भरा फैसला है, क्योंकि उसके क्लासमेट्स उसे देखते ही मार डालेंगे। लेकिन शोरी ठान चुकी है कि वापस जाएगी, क्योंकि अगर वह खुद को बचाने पर ध्यान देगी तो कोई और मर जाएगा। वह कहती है कि अगर उसके क्लासमेट्स किसी को बलिदान देंगे तो उन्हें जिंदगी भर PTSD होगा और थेरेपी महंगी होती है। उसके पास एक आइडिया है जो किसी के बलिदान को रोक सकता है, और शायद कोई उसे रोक भी ना पाए। जल्द ही उसके क्लासमेट्स अगले निशाने को एक चट्टान की ओर ले जा रहे हैं ताकि स्थानीय देवता को बलिदान दे सकें। लेकिन तभी शोरी वहां एक जादूगरनी की तरह पहुंचती है। उसके क्लासमेट्स तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन शोरी अपनी मोमबत्ती की लौ को एक विशाल ड्रैगन में बदल देती है, जिससे सब डर के मारे सहम जाते हैं। वह सबको कहती है कि पीछे हटो और उसे अपने जादुई पावर से बुरे देवता को भगाने दो। हालांकि वह डर से कांप रही होती है। उसके क्लासमेट्स उस पर भरोसा नहीं करते और उसे स्वार्थी बच्ची कहकर चिल्लाते हैं कि उसने खुद को बलिदान क्यों नहीं किया। यहाँ तक कि वैकल्पिक बलिदान भी उस पर चिल्लाने लगता है कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर वह इतनी ताकतवर होती तो पहले ही देवता को भगा देती। शोरी बहाना बनाती है कि उसे अपनी ताकत इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए था, लेकिन अंदर से वह बस भाग जाना चाहती है, इससे पहले कि कोई उसकी चाल पकड़ ले। जैसे ही उसका आत्मविश्वास गिरने लगता है, मैं उसका हाथ पकड़ता है और शोरी अपना प्लान पूरा करने का फैसला करती है। वह तारों और गैस से बनी अपनी आग के ड्रैगन को नारुको के विशाल अवतार की तरफ भेजती है, और उसी वक्त जीरो खुद को स्लिंग शॉट से उस अवतार की ओर फेंक देता है। कुछ मिनट पहले शोरी ने उसे कॉल किया था कि क्या वह उस अवतार के चारों ओर विस्फोटक गैस फैला सकता है, ठीक जब वह अपनी आग से हमला कर रही हो। जीरो को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और वह उम्मीद करता है कि शोरी की सोच सही निकले और अवतार जलकर खत्म हो जाए। वह अत्यंत ज्वलनशील गैस अवतार के चारों ओर छिड़कता है, और जैसे ही शोरी का आग वाला पुतला उस पर पड़ता है, सब कुछ आग में जल उठता है। एलियंस अवतार के खत्म होते ही छात्रों पर से दिमागी असर टूट जाता है, और शोरी कहती है कि अब उन्हें एक कैंप फायर जलाना चाहिए जंगल में। नारुको समझता है कि वह पूरी तरह हार चुका है, और जीरो कहता है कि शोरी ने उसे हराया, भले ही वह अभी अपनी ताकत बढ़ा रही हो। यह जीरो को उसकी अंतिम ट्रेनिंग सेशन की याद दिलाता है, जो उसके बड़े भाई और साथी के साथ था। उसके पिता ने कहा था कि उसे अपने बड़े भाई को खत्म करना चाहिए, क्योंकि कमजोर लोग ऐसे नहीं रह सकते। नारुको उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन पिता के आदेश का पालन करना पड़ा, और अब वह समझता है कि वह मानसिक रूप से कमजोर लड़का था। जीरो वहां से चलता है और नारुको पूछता है कि वह उसे खत्म क्यों नहीं करता। जीरो बस कहता है कि अगर नारुको सच में ठीक होना चाहता है तो उसे अपनी कमजोरी किसी से साझा करनी चाहिए। इसके बाद जीरो कैंपसाइट पहुंचता है और वहां लोगों को आग के चारों ओर नाचते देख हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने ये सब सिर्फ कहानियों में सुना था।
शोरी ने उसके लिए एक धन्यवाद का तोहफा भी तैयार किया है, और जब वह अपने छोटे बैग से एक बड़ा कैंडी मिक्सिंग सेट निकालती है तो वह खुश हो जाता है। जीरो इतना चौंक जाता है कि वह जमीन पर गिर जाता है, साथ में प्रोफेसर भी। मेई पूछती है कि क्या वह ज्यादा प्रतिक्रिया तो नहीं दे रहा, और जीरो बताता है कि यह कैंडी मिक्सिंग सेट दुनिया का सबसे बड़ा है। अगली सुबह सबकी पिछली रात की यादें धुंधली होती हैं। वे मानते हैं कि उन्होंने एक सपना देखा जिसमें शोरी ने एक राक्षस से लड़ाई की, जो जीरो की बनाई दवा की वजह से था। जल्द ही शोरी का चाचा उसे लेने आता है, हेलीकॉप्टर पर चिनअप करते हुए। हेलीकॉप्टर में शोरी जीरो का धन्यवाद करती है और उसका सिर थपथपाने की कोशिश करती है, लेकिन वह तेजी से बच निकलता है। पूछता है वह क्या कर रही है, और शोरी बताती है कि उसने ये आदत अपने पापा से सीखी है। मे उसे जीरो का सिर थपथपाने की अनुमति देता है, जबकि वह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है कि पॉइजन मास्टर पहली बार हेडपैड्स पा रहा है। दूसरी तरफ नोरुको शोरी की चाची को कॉल करता है और कहता है कि वह पूरी फीस वापस करेगा क्योंकि वह अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया। बूढ़ी कैरन यह सुनकर गुस्सा हो जाती है और अगले हत्यारे को बुलाती है, लेकिन वह 1 सेकंड में बेहोश हो जाता है जब जीरो वहां शोरी और उसके चाचा के साथ पहुंचता है। बूढ़ी महिला डर जाती है, सोचती है कि वे अब उसे मारेंगे, लेकिन शोरी अचानक उनके सामने झुक जाती है और विनती करती है कि वह उसे कड़ी ट्रेनिंग दे ताकि वह कंपनी संभाल सके। चाची समझ नहीं पाती कि शोरी के दिमाग में क्या चल रहा है, तो शोरी उसे समझाती है कि वह जानती है कि यह कंपनी उसके लिए सब कुछ है, जिसे उसने अपने पापा के साथ मिलकर बनाया है। वह मदद मांगती है ताकि भविष्य में कंपनी को वह चला सके। और बूढ़ी महिला याद करती है कि उसका भाई उससे कहा था कि अगर शोरी में काबिलियत दिखे तो उसकी देखभाल करना। वह आखिरकार मान जाती है और शोरी को ट्रेनिंग देने को तैयार हो जाती है। शोरी खुशी से झूम उठती है, मुड़कर जीरो और मेई को धन्यवाद देने लगती है, लेकिन वे पहले ही चले गए होते हैं। जीरो बिल्डिंग से कूद रहा होता है, मेई उसकी पीठ पर, और पूछता है कि उसने शोरी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स तक क्यों नहीं लिए। जीरो जवाब देता है कि शोरी और क्यूको से मिलने से पहले वह सिर्फ बुरे लोगों से निपटा करता था, लेकिन इन दोनों लड़कियों से मिलने के बाद उसे लगा कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है। फिर वह कहता है कि अभी शोरी के लिए शादी के बारे में सोचना भी सही नहीं है, और वह उसके साथ अपने स्वार्थ की वजह से अन्याय नहीं कर सकता। उसने सोचा कि वह प्रपोजल सुनकर कैसा महसूस करेगी, इसलिए उसने पीछा नहीं करने का फैसला किया। मे जीरो की तारीफ करता है और उसे हेडपैड्स देता है, जिसे वह अनिच्छा से स्वीकार करता है। फिर वे शहर में स्पाइडरमैन की तरह झूलना बंद कर जमीन पर उतर आते हैं। मे कहता है कि उन्हें अगली लड़की खोजनी है जिसे जीरो बचाएगा। तभी शोरी बाइक पर आती है और कहती है कि उनका अभी भी अधूरा काम बाकी है। अधूरा काम मतलब तीनों के साथ एक आखिरी ड्रिंक पार्टी। टोस्ट के बाद शोरी बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है। पूछती है क्या वह कोई लोकप्रिय टीवी शो देखता है जिसके बारे में जीरो को कोई जानकारी नहीं होती। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, तो जीरो कहता है कि उसने पिछले हफ्ते शार्क की सवारी की, जिससे शोरी और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और माहौल और अजीब हो जाता है। मे घबरा जाता है और समझ जाता है कि जीरो और शोरी इतने अलग हैं कि उनके पास कोई आम रुचि भी नहीं है, इसीलिए वह बीच में आने का फैसला करता है कि वे और दूर न जाएं। तभी जीरो बताता है कि उसके पास एक नया पार्टी ट्रिक है, लेकिन मे कहता है कि अगर वो पिछले वाले जैसा ही है तो बंद कर दे। फिर भी शोरी इसे देखना चाहती है। जीरो उनसे दूर चल देता है और मे उम्मीद करता है कि वह कोई गलती न करे जो शोरी के साथ उसके मौके खराब कर दे। तभी जीरो पलटकर अपनी आस्तीन से एक फूल निकालता है। फूल उछालने से पहले बिजली चली जाती है और अगले ही पल फूलों की बारिश होने लगती है। जीरो कहता है कि पहले उसे लगता था कि पार्टी ट्रिक तभी शानदार होती है जब सबकी नजरें उस पर हों, लेकिन शोरी से मिलने के बाद उसे पता चला कि लोगों का मनोरंजन भी जरूरी है। शोरी इस बात को सुनकर उत्साहित हो जाती है और अपने कुछ पार्टी ट्रिक्स दिखाने लगती है। फिर दोनों रात भर एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते रहते हैं। मे खुश है कि कम से कम उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट तो है, लेकिन पार्टी खत्म होते होते वह गहरी नींद में चला जाता है। जीरो शोरी से कहता है कि उसके साथ काम करके अच्छा लगा, और वह पूछती है क्या वह उसे फिर देखेगा। जीरो जवाब देता है शायद नहीं, क्योंकि उसका मिशन खत्म हो चुका है। लेकिन शोरी कहती है कि वह बहुत ग्रीडी है, कॉलेज और सीईओ की नौकरी दोनों छोड़ना नहीं चाहती, और ना ही वह प्यार को मिस करना चाहती है। जीरो का दिल इस बात पर धड़क जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहे, शोरी का अंकल उसे घर ले जाने आ जाता है। शोरी घबराती है, लेकिन फिर भी उसका कांटेक्ट मांगती है, और जैसे ही वह चली जाती है, जीरो घबराकर सोचने लगता है कि क्या वह सच में उसकी तरफ आकर्षित थी या बस दोस्ताना व्यवहार कर रही थी। मे कहता है कि ज्यादा मत सोचो और अभी के लिए शोरी के साथ अच्छा रिश्ता बनाने पर ध्यान दो। फिर वह नए मिशंस चुनने लगता है और जीरो को बताता है कि रविवार को एक काम है, लेकिन जीरो उसे तुरंत मना कर देता है और कहता है कि उस दिन उसे अपने दोस्त की शादी में जाना है। जीरो बताता है कि उसका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड द बगमास्टर तोशी इस रविवार शादी कर रहा है। वह मे को उसकी तस्वीर भी दिखाता है।
और मेई उस बगमास्टर के चेहरे पर सेंटीपीड के निशान देखकर घबरा जाता है। मेई कहता है कि यही तो उसने बगमास्टर शब्द सुनते ही सोचा था, और जीरो को शादी में मजे करने के लिए कहता है। मेई भागने लगता है, लेकिन जीरो उसे रोकता है क्योंकि टोशी ने उसे बुलाने के लिए एक बटरफ्लाई भेजा है। मेई हैरान होता है जब एक बटरफ्लाई उसके पास मंडराती है, लेकिन जैसे ही वह उसे हाथ पर बैठने देता है, उसे उसके पंखों पर लिखी हुई पर्सनलाइज्ड इनविटेशन दिखती है। इनविटेशन में तोशी मेई का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके दोस्त को प्यार दिलाने में मदद की, और कहता है कि वह उसकी शादी में जरूर आए क्योंकि जीरो का कोई भी दोस्त उसका भी दोस्त है। मेई पूरी तरह प्रभावित हो जाता है कि टोशी कितना जेंटलमैन लग रहा है, और फिर जीरो कहता है कि यह उसकी पहली शादी होगी और उसके पास सही कपड़े नहीं है। वह नर्वस होकर मेई से कहता है कि वह अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में स्टाइलिश दिखना चाहता है, और मेई खुश होता है कि उसकी सोच सही है। मेई कहता है कि शादी में उसे कोई नई लड़की मिल सकती है। फिर उसे एक नया आइडिया आता है कि वह शादी के लिए नए कपड़े खरीदेगा। जीरो बिल देगा, लेकिन यह पॉइजन मास्टर को पसंद नहीं आता। अगले रविवार जीरो और मेई एक खूबसूरत चर्च में जाकर पॉइजन मास्टर की शादी अटेंड करते हैं। चारों तरफ खूबसूरत बटरफ्लाईज उड़ रहे हैं और बड़े कीड़े बच्चों के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार कर रहे हैं। गेरो हैरान रह जाता है और मेई कहता है कि यह तो किसी फेरी टेल जैसा लग रहा है। तभी एक डरावना आदमी आता है जिसके हाथ और मुंह में सुइयां लगी होती हैं। मैं डर जाता है और समझता है कि वह खतरा है, और अगले ही पल आदमी सारी सुइयां जीरो के चेहरे पर फेंक देता है। जीरो जमीन पर गिर जाता है और दर्द से तड़पता है क्योंकि उसकी नसें सूजने लगती हैं। मेई सोचता है कि अब वह चला गया, लेकिन वह तुरंत उठ खड़ा होता है, पहले से भी ज्यादा ताजगी के साथ। सुई वाला आदमी उसके पास आता है और कहता है कि वह थका हुआ लग रहा था, इसीलिए थोड़ा एक्यूपंक्चर किया। जीरो उस आदमी को पैसे देता है। सुई अभी भी उसके चेहरे में लगी होती है, और फिर उसे मेई से मिलवाता है। कहता है कि यह त्सुनागी है, नीडल मास्टर और एक और पुराना दोस्त। त्सुनागी पैसे लेकर 3 लड़कों की तरफ मुड़ता है जिनके बाल उसके जैसे स्पाइकी हैं और जिनकी शरारती आदतें भी मिलती जुलती हैं। वह उन्हें बताता है कि अगले हफ्ते डिज्नीलैंड जाने के लिए पैसे मिल गए हैं और बच्चे खुशी से उस पर झपट पड़ते हैं। मेई हैरान होता है कि त्सुनागी अच्छा पिता है और पहचानता है कि वह जीरो का मैरिज एडवाइजर भी है। वह उसे दया करता है क्योंकि वह जानता है कि जीरो के लिए रिश्ता बनाना कितना मुश्किल है। तभी 2 ड्रैगन फ्लाइज एक स्पीकर लेकर आती हैं जो सबको बताता है कि ब्राइड और ग्रूम आ रहे हैं। फिर तोशी अपनी दुल्हन को उठाकर जायंट बटरफ्लाई की तरह हवा में छोड़ता है। जब तोशी बताने लगता है कि वे कैसे मिले थे, जीरो अपने पुराने दिनों की यादों में खो जाता है। वह याद करता है जब वह एक जोशीला किशोर था जो पहले ही अंडरवर्ल्ड के अपराधियों को खत्म कर रहा था। उसके पास तोशी के दर्जनों मिस्ड कॉल्स थे, तो उसने मिलने का फैसला किया। जीरो सोचता था कि तोशी उससे कुछ फायदे लेने आया होगा ताकि पॉइजन फैमिली उनके क्लान के साथ बेहतर व्यवहार करे, लेकिन तोशी उस बात पर हंसता है और कहता है कि वह सिर्फ उसके साथ एक ड्रिंक लेना चाहता था। जीरो समझ नहीं पाता कि तोशी ऐसा क्यों चाहता है, लेकिन यहीं से उनकी दोस्ती शुरू होती है। मेई उसे वापस लाता है और जीरो नहीं जानता कि आगे क्या होगा। मेई पूछता है क्या उसने सुना कि कैसे टोशी ने अपनी दुल्हन को पहाड़ से गिरने से बचाया था, और जीरो कहता है कि यह बिल्कुल उसके दोस्त जैसा है। शादी की रस्में स्मूथली होती हैं। मधुमक्खियां अंगूठियां लेकर आती हैं, दूल्हा दुल्हन अंगूठियां बदलते हैं, और फिर टोशी कांपने लगता है जब वह अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है। जीरो उनकी खुशी देखकर बहुत खुश होता है और मेई से पूछता है क्या वह भी ऐसी परफेक्ट शादी कर पाएगा। मेई भरोसा दिलाता है कि वह और भी बेहतर शादी करेगा क्योंकि वह उसकी मदद करेगा। फिर तोशी और उसकी दुल्हन मेहमानों का अभिवादन करते हुए हॉल से गुजरते हैं, अनअवेयर कि कुछ लोग उनकी खुशी से बहुत जेलस हैं। जीरो भी यह देखता है लेकिन तुरंत कुछ नहीं करता। लेकिन जब वह लंच कर रहा होता है, एक गुलाबी मकड़ी उसके कंधे पर कूदती है और वह तुरंत एक्शन में आ जाता है। मेई उसे रोकता है क्योंकि उसे अगला भाषण देना है, लेकिन जीरो कहता है कि वह इसे संभाले। वह बाहर भागता है और समहाउ गुलाबी मकड़ी जूलिया से बात करता है जो टोशी की पार्टनर है, और चाहता है कि उसकी बड़ी दिन बिना किसी परेशानी के गुजरे। बाहर तोशी का दुश्मन अपने हायर मर्सनरीज को कहता है कि वे सभी एंट्रेंसेस पर हमला करें और जो भी दिखे उसे मार डालें। वह कहता है कि जैसे ही बग मास्टर और उसके दोस्त लड़ाई शुरू करेंगे, वे भाग जाएं और तब वह सीधे दुल्हन पर हमला करेगा। लेकिन जैसे ही वह अपनी योजना समझा रहा होता है, मर्सनरीज एक एक करके फंस जाते हैं, और जब अटैकर मुड़ता है तो वह उन्हें एक मकड़ी के जाले में फंसा हुआ पाता है और जीरो उनके सामने खड़ा होता है। स्कारफेस थोड़ा निराश होता है और कहता है कि यही होता है जब फाइवर से मर्सनरीज हायर करते हो। वह अपनी योजना बदलने का फैसला करता है और खुद ट्रबल से निपटने लगता है। तुरंत जीरो की तरफ बम फेंकता है ताकि आग का मेज बना सके। स्कारफेस हंसता है और कहता है कि यह हमला वह भाग रहे मेहमानों के लिए बचाकर रखा था, लेकिन यह जीरो की गलती है कि वह इतना आसान निशाना बना। वह तोशी को गालियां देने लगता है, कहता है कि वह अपनी बेकार दुखी जिंदगी से खुश था जब तक कि वह नहीं आया। स्कारफेस एक बेरोजगार था जो अपनी जिंदगी अपने कमरे में बिताता था।
उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी और उस पर बहुत कर्ज था। कर्ज चुकाने के लिए उसे पपेट मास्टर ने सर्जिकली मॉडिफाई किया था ताकि वह हिटमैन बन सके। उसके हाथ, पैर और सिर में बम लगाए गए थे और उसे आदेश मिला था कि वह अपने टारगेट्स को मारकर खुद भी जलते हुए मरे। स्कारफेस ने अपने हाथों के बम बिना रोक टोक इस्तेमाल किए और पहली बार उसने जिंदा रहने की खुशी महसूस की। भले ही वह अपने हाथ खो रहा था, लेकिन जब तोशी उसके जीवन में आया तो वह जोश खो बैठा। तब तक स्कारफेस के हाथ और पैर खत्म हो चुके थे, लेकिन टोशी ने उसे गले लगाकर सबसे अच्छा मौका दिया हमला करने का। स्कारफेस दांत पीसते हुए अपने सिर के बम को फोड़ने को तैयार था, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो कुछ नहीं हुआ। एक छोटी भौंडी उसके मुंह से बाहर निकली और तोशी ने कहा कि उसने उसके सिर के बम को डिसआर्म कर दिया ताकि वह मौत के डर में न रहे। उस दिन से स्कारफेस ने उस आदमी से नफरत रखी जिसने उसकी जोश को खत्म किया, और अब वह उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाना चाहता है। उसने पपेट मास्टर से नए हाथ और पैर लिए हैं इस मिशन के लिए। वह सोचता है कि जीरो के चले जाने के बाद वह सीधे चर्च जाएगा, लेकिन जब उसकी पहली हमला की आग बुझती है तो वह पाता है कि जीरो पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि वह मकड़ी के रेशम की मोटी परत से बचा हुआ था। जीरो मेई से फोन पर बात खत्म करता है, भाषण में क्या कहना है बताता है और फिर स्कारफेस की तरफ ध्यान देता है। कहता है कि कोई अच्छा इंसान टोशी से नफरत नहीं रखता, इसलिए यह लड़ाई उसके लिए बहुत आसान है। इसी बीच मेई स्टेज पर जाकर सबको बताता है कि जीरो को पेट दर्द हुआ है। क्योंकि वह नर्वस था, इसलिए वह उसकी तरफ से भाषण देगा। बता नहीं रहा कि उसने यह सिर्फ 3 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में डिनर के बदले में माना है। बाहर जीरो स्कारफेस से लड़ रहा है जिसके प्रोस्थेटिक ग्लव्स में विस्फोटक लगे हैं। वह आसानी से जीरो को पीछे धकेलता है और घमंडी होकर कहता है कि वह अपनी मॉडिफाइड ब्लड लाइन एबिलिटीज इस्तेमाल करे, क्योंकि बिना उनसे वह जीत नहीं सकता। जीरो अपनी बेस फॉर्म में उस पर झपटता है, कहता है कि वह अपनी ब्लड लाइन एबिलिटीज किसी बेकार इंसान पर बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन स्कारफेस उसकी बेस फॉर्म के साथ बराबरी कर सकता है और अपने पैरों में रॉकेट थ्रस्टर्स लगाकर उसे नदी में फेंक देता है। खुशकिस्मती से जीरो के साथ गुलाबी मकड़ी है, जिसकी एबिलिटीज उसे स्पाइडरमैन जैसा बनाती हैं। वह फिर से चट्टान पर चढ़ता है और स्कारफेस की तरफ झपटता है, जो मुश्किल से हमला बचाता है, लेकिन पाता है कि उसके पैरों में रस्सी बंधी है। जीरो उसे घुमाकर दूर फेंक देता है और कहता है कि यहां से भाग, क्योंकि वह अपने बेस्ट फ्रेंड के सबसे खुशहाल दिन पर खून बहाना नहीं चाहता। लेकिन पपेट मास्टर लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और वह स्कारफेस को खुद को उड़ा देने और बग मास्टर को साथ ले जाने का आदेश देता है। वह स्कारफेस के प्रोस्थेटिक्स का लिमिटर हटा देता है, जिससे वह आयरन मैन की तरह चर्च की तरफ उड़ने लगता है। जीरो उसका पीछा करता है, लेकिन समझ जाता है कि वह उसे रोकने के लिए तेज नहीं है। स्कारफेस चर्च पहुंचता है और टोशी को उड़ाने को तैयार होता है, लेकिन जैसे ही वह उसकी चमकती मुस्कान देखता है, उसका हौसला टूट जाता है। वह सोचता है कि कोई इतना अंडरवर्ल्ड में होने के बावजूद इतना दयालु कैसे हो सकता है कि दुश्मन को गले लगा ले। तोशी की दया ने उसके दिल की सारी नफरत मिटा दी और स्कारफेस आसमान की ओर उड़ जाता है। पपेट मास्टर के आदेशों को अनदेखा करते हुए वह अपने प्रोस्थेटिक अंग अलग अलग दिशाओं में फेंकता है, जो बग मास्टर के लिए शादी का तोहफा है। इस बीच मी चर्च में अपना भाषण खत्म करता है और उसी वक्त स्कारफेस के प्रोस्थेटिक्स फटते हैं, जिससे बारिश के बादल छंट जाते हैं और सभी एक खूबसूरत सनसेट का नजारा देखते हैं। थोड़ी देर बाद तोशी मेई का धन्यवाद करता है उसके भाषण के लिए और जीरो की पत्नी खोजने में मदद करने के लिए। मेई कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और फिर पूछता है कि वह जीरो के प्रति इतना अच्छा क्यों है। तोशी जवाब देता है कि असल में तो बात उल्टी है और जीरो ही वो है जो परिवारों की ताकत के बावजूद उसे दोस्त मानता है। मेई समझ नहीं पाता कि 2 मास्टर्स के परिवारों में फर्क क्यों होगा, तो टोशी बताता है कि इस मामले में कई लेवल होते हैं। वह समझाता है कि बग मास्टर परिवार की शुरुआत जहरीले कीड़ों से हुई है और नीडल परिवार की शुरुआत जहरीली सुइयों से। दोनों पॉइजन मास्टर परिवार के अधीनस्थ हैं और अंडरवर्ल्ड में पदानुक्रम बहुत कड़ा होता है। टोशी आगे बताता है कि पॉइजन मास्टर परिवार बिजनेस के टॉप 5 परिवारों में से एक है। बग मास्टर परिवार पीढ़ियों से उनकी सेवा करता आ रहा है और जब उसके पिता ने उसे पहली बार पॉइजन मास्टर मैंशन ले जाया था तो वह डर के मारे पसीना पसीना था। उसने कहा था कि वे पॉइजन परिवार की मर्जी पर जीते हैं और अगर बचना है तो जो भी कहें बिना सवाल के मानना होगा। उसी समय तोशी की पहली मुलाकात जीरो से हुई, जो अभी अभी पॉइजन परिवार का वारिस बना था। तोशी के पिता ने अपने बेटे का परिचय जीरो से कराया और कहा कि उसे एक कीड़े की तरह समझो जिसका काम सिर्फ सेवा करना है। लेकिन जीरो चुपचाप चला गया और कहा कि तोशी कोई कीड़ा नहीं है। यही बात तोशी को एहसास दिलाई कि जीरो बाकी मास्टर्स जैसा राक्षस नहीं है, बल्कि अंदर से एक अच्छा इंसान है। तोशी अपनी छोटी सी याददाश्त खत्म करते हुए मेई से कहता है कि जीरो की दया की वजह से ही वह उनकी शादी में शामिल हुआ, भले ही उनके बीच फर्क हो। तभी नीडल मास्टर भी वहां आता है और अचानक मेई को झुककर सलाम करता है। तोशी उसके साथ मिलकर मेई से विनती करता है कि वह जीरो को पत्नी खोजने में मदद करे,
भले ही ये काम कितना भी मुश्किल हो। मेई कहता है कि उसे पता है जीरो एक अच्छा इंसान है और वह जरूर उसकी मदद करेगा। एक अच्छी पत्नी खोजने में कुछ ही देर बाद जीरो वापस चर्च आता है और देखकर हैरान रह जाता है कि मेई उसके दोस्तों के साथ कितनी अच्छी तरह घुल मिल रहा है। बाद में मेहमान विदा होते हैं और तोशी अपनी दुल्हन के साथ अपने विशाल तितली की मदद से उड़ जाता है, जबकि जीरो और मेई उसे खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की शुभकामनाएं देते हैं। बस यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद देखने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे।